सिस्टम सुपर सेक्ट पार्ट 05। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 41। स्टोव का विस्तार करें, लाइव सिगार सिफारिश टिकटों का अनुरोध करें। कितना उच्च कोटि का एहसास। मूल रूप से मुख्य हॉल एक दुकान में विस्तारित हो गया था, जो सिगार की उपस्थिति के साथ कुछ हद तक असंगत था। तार्किक रूप से इसमें ग्रेड एंटिंग तकनीक या वेन तकनीक जैसी कोई चीज़ बेची जानी चाहिए थी, लेकिन सिगार की उपस्थिति ने इसे तंबाकू की दुकान जैसा बना दिया। हालांकि जीवन क्षतिपूर्ति शब्दों ने सिगार को बहुत ऊंचा स्थान दिला दिया। दरअसल चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक वह जीवन शब्द से जुड़ी होती है तब तक वह पवित्र प्रतीत होती है। यह एक चींटी की तरह है जिस पर आप शायद लापरवाही से पैर रख दें क्योंकि वह देखने में कुछ भी नहीं लगती, लेकिन जब कोई साधु कहता है कि यह भी एक जीवन है और अपना पैर हटा लेता है, तो चींटी का सार ही बदल जाता है। वेनपिंग ने आगे पूछा, सिस्टम, जीवन क्षतिपूर्ति का क्या मतलब है? सिस्टम ने जवाब दिया, यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह आपके भाग्य के अधूरे हिस्से की भरपाई कर रहा है। उदाहरण के लिए, आपकी बुद्धि। अगर आप जीवन वृक्ष की पत्तियों से बनी इन सिगारों को लंबे समय तक पीते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग को उन्नत करेंगी और आपको असाधारण ज्ञान प्रदान करेंगी। या अगर आपको कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है और आपके पास समय तेजी से कम होता जा रहा है, तो इसे पीने से आपका जीवन और मृत्यु बदल सकती है। क्या आप इसे सरल और व्यापक रूप से संक्षेप में बता सकते हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये प्रतिभा को निखारता है और लंबे समय तक इसका सेवन करने वाला एक सामान्य व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी बन सकता है। ये जानलेवा चोटों को ठीक करता है, जीवन घातक चोटों के उपचार में सहायक होता है, चाहे पैर का घाव हो या चेहरे पर मवाद। पेट में सिगार रखने से सब ठीक हो जाता है। अंत में यह मन को तरोताज़ा करता है और शरीर की जन्मजात कमियों को दूर करता है। मन की तरोताज़गी थकान को दूर करती है, जबकि शरीर की आंतरिक संरचना को बदल देती है। कितनी अच्छी बात है। ये औसत दर्जे का है, लेकिन चूंकि इसे सुपर सेक्ट सिस्टम द्वारा उत्पादित किया जाता है, इसलिए यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता का है। लाइव सिगार आंशिक रूप से फुर्सत के लिए है, ठीक उसी तरह जैसे कहावत है, खाने के बाद धूम्रपान करना फुर्सत का समय है। रुको, मैं असल में ज़्यादा धूम्रपान नहीं करता। उसे नहीं पता कि कैंगवू शहर के बाहर की दुनिया में तंबाकू है या नहीं, लेकिन कैंगवू शहर में ऐसी कोई चीज़ सचमुच नहीं है। उसने कभी भी तुरही के आकार के मुंह वाली सिगरेट या लोहे के मुंह वाले पाइप जैसी धूम्रपान से संबंधित वस्तुएं नहीं देखी हैं। इसलिए उसे धूम्रपान की आदत भी नहीं है। जब उसका मूड खराब होता है तो वह केवल किंगलू में टहलना पसंद करता है। ये किंगलू वह वेश्यालय नहीं है। पहला तो एक परिष्कृत स्थान है जहां ज्यादातर कैंगवू शहर के विद्वान लोग इकट्ठा होकर शराब पीते हैं और जीवन के आदर्शों पर चर्चा करते हैं, जबकि दूसरे के बारे में खैर कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझता है और हर कोई वहां जाना चाहता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे रिफ्रेश करने और किसी अन्य आइटम पर स्विच करने के लिए 1,00,000 सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं। 1,00,000 सोने के सिक्के। इसे नापसंद करना तो पसंद करने जैसा ही होगा, है ना? मुझे इसकी आदत नहीं है। अगर इस सिगार में निकोटीन नहीं है और फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन इस असरदार सिगार के लिए कितने सोने के सिक्कों की ज़रूरत है? वह इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझता है। जिस भी चीज़ में पैसा खर्च नहीं होता वह अपूर्ण होती है। दुष्ट आत्मा नाइट इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके लिए पैसे नहीं लगते, इसलिए ये केवल रात में ही प्रकट हो सकता है। अगर इसके लिए पैसे लगते हैं तो निश्चित रूप से यह पवित्र योद्धा है जो नीली लपटों से जल रहा है, सूर्य के प्रकाश में चल सकता है और एक पवित्र देवदूत बन जाता है। सिस्टम ने जवाब दिया, प्रत्येक के लिए 10 सोने के सिक्के, प्रतिदिन अधिकतम 5। यदि लंबे समय तक धूम्रपान किया जाए तो मेजबान की प्रतिभा को एक और स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। सच में, अगर एक दिन में 5 लेने हैं तो मुझे भी एक चखने के लिए दे दो, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। वेनपिंग को लगा कि उसे पहले इसे आजमाना चाहिए और उसने सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां उसे यह पहली मंजिल के एक कमरे में एक दराज में ड्रैगन की नक्काशी और फीनिक्स की नक्काशी वाले आड़ू की लकड़ी के बक्से में मिला। इसका रंग गहरा हरा था और इसकी गंध अलग थी। वेनपिंग ठीक से बता नहीं सकता था कि यह क्या था, लेकिन इसे सूंघने से उसे ताजगी का एहसास हुआ और उसकी आंखें पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगीं। वेनपिंग ने अनुमान लगाया कि यह जीवन वृक्ष की पत्तियों का प्रभाव होना चाहिए। बाद में इस प्रणाली के परिचय के माध्यम से वेनपिंग को जीवन वृक्ष के बारे में कुछ हद तक समझ में आया। ये ब्रह्मांड की गहराई में शून्य में उगने वाला एक वृक्ष है जिसे कोई नहीं देख सकता और जिसका अस्तित्व केवल एक अफवाह के रूप में जाना जाता है। ये सिगार जीवन वृक्ष के पत्ते से बनाया गया है। एक सिगार एक पत्ती के बराबर होता है। वेनपिंग को लगा कि 10 सोने के सिक्के वास्तव में बहुत सस्ते हैं। बेशक, मूल धारणा यह है कि सिगार वास्तव में ट्री ऑफ लाइफ की पत्तियों से बना है, न कि केवल सुपर सेक्ट सिस्टम का उत्पाद है। स्पार्क,
अग्नि प्रज्वलित करने वाले दास को खोला गया, उसे धीरे से कुछ बार झटका दिया गया और अग्निसर्प नाचने लगे। सिगार जलाना। धीरे से एक कश लेते हुए, चुपचाप धुएं के फेफड़ों में प्रवेश करने का इंतजार करते हुए, जैसे जैसे ये वायुमार्ग से होते हुए फेफड़ों में पहुंचता गया, अनुभूति बिल्कुल अलग थी। शरीर के भीतर एक शीतलता का एहसास फैल गया। दांतियान में स्थित ची ऊर्जा अचानक कांप उठी, मानो किसी संवेदनशील स्थान पर अचानक स्पर्श हो गया हो। शीतलता का एहसास थमने के बाद पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। ऐसा महसूस होता था मानो शरीर की नसों में तरल ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। बाहरी तौर पर तो कोई अंतर नहीं दिखता था, लेकिन जब आप आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते थे तो आप इसे महसूस कर सकते थे। उसका शरीर कांप उठा, उसके भीतर एक सुकून का एहसास फैल गया। जब उसने आकाश और पृथ्वी में फिर से ची ऊर्जा को महसूस किया तो ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ बदलाव आ गया हो। ये परिवर्तन शरीर से, दांतियान से आया, मानो अचानक ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े से बहुत अधिक परिचित हो गया हो। क्योंकि उसे अपने भाई जैसा लगने लगा। अतीत में वह ची ऊर्जा को महसूस करता था और शरीर को परिष्कृत करने के लिए ची ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करता था, जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती थी क्योंकि उसकी प्रतिभा में कमी थी। एक और कश लेते ही चिंता और झुंझलाहट पूरी तरह गायब हो गई। अच्छा, वेनपिंग ने प्रशंसा की। 10 सोने के सिक्के प्रति पीस मैं उन्हें पी जाऊंगा। अब उसे सिगार के लिए रोजाना मिलने वाले 50 सोने के सिक्कों की कमी नहीं है। 40 सोने के सिक्के देने के बाद वेनपिंग ने कहा, मुझे बाकी के 4 भी दे दो। उन्हें बॉक्स में भेज दिया गया है। सिस्टम की बात सुनकर वेनपिंग ने लकड़ी का डिब्बा खोला और उसमें अंगूठे के आकार की 4 और सिगार देखीं। वह उनसे खेल रहा था। उसका इरादा उन्हें तुरंत उठाने या धूम्रपान करने का नहीं था, बल्कि उन्हें हिलाने मात्र से ही उसे सहज महसूस हो रहा था। सिगार लेकर वेनपिंग पवन और वर्षा मंडप लौट आया। एक सिगार पीने के बाद उसकी भावनाएं पूरी तरह बदल गईं। इसके बाद एक व्यक्तिगत सूचना पैनल दिखाई देने लगा। वेनपिंग, लिंग पुरुष, क्षेत्र, शरीर परिष्करण की 10वीं परत, संप्रदाय तारा स्तर, ताराहीन, प्रतिभा 1 स्टार। प्रतिभा संबंधी आंकड़े सामने आए। यह 1 स्टार प्रतिभा क्या है? सूचना पैनल में एक अतिरिक्त आइटम देखकर वेनपिंग ने तुरंत सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, लाइफ सिगार द्वारा किए गए सुधार के बाद मेजबान की प्रतिभा 1 स्तर तक बढ़ गई है। ये बहुत तेज है। जल्दी नहीं, स्टालेस से 1 स्टार तक का सुधार काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, यहाँ तक कि लाइफ सिगार के बिना भी इस दुनिया में कई चीज़ें इसे हासिल कर सकती हैं। ठीक है, मैं शायद अज्ञानी हूँ, लेकिन 1 स्टार प्रतिभा और स्टालेस प्रतिभा में क्या अंतर है? उदाहरण के लिए, 15 वर्ष की आयु तक शरीर परिष्करण की 5वीं परत तक पहुंचने के लिए त्रिसितारा प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मेजबान की ताराहीन प्रतिभा के साथ इस जीवन काल में शरीर परिष्करण की 5वीं परत तक पहुंचना असंभव है। क्या मैं इतना बुरा हूं? सुनने से इनकार करते हुए एक कछुआ सूत्रों का पाठ करता है। सिस्टम ने वेनपिंग की बात को अनसुना करते हुए आगे कहा, यह सिस्टम द्वारा किया गया सबसे वैज्ञानिक मूल्यांकन और निर्णय है। होस्ट की स्टालेस प्रतिभा के साथ शरीर परिष्करण के 7वें स्तर तक पहुंचना पूरी तरह से उसकी पहचान के कारण है, जिससे उसे असीमित संसाधन प्राप्त होते हैं। हालांकि अगर कोई त्रिसितारा प्रतिभा वाला साधक है तो वह उन संसाधनों का उपयोग करके लगातार शरीर परिष्करण के 13वें स्तर तक साधना कर सकता है। अंतर बहुत बड़ा है, होस्ट समझता है ना? आपका मतलब यह है कि मैं पहले किसी काम का नहीं था? सिस्टम के शब्द अप्रिय थे, फिर भी वेनपिंग ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। शायद सिगार का दिखना इसलिए था क्योंकि व्यवस्था को उस पर दया आ गई थी और उसने उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसा किया था। आगे बढ़ते हुए वेनपिंग को पता चला कि 15 वर्ष की आयु में शरीर परिष्करण की 5वीं परत तक पहुंचने के लिए 3 सितारा प्रतिभा की आवश्यकता होती है। 1 स्टार प्रतिभा के साथ सामान्य विकास के तहत 15 वर्ष की आयु से पहले अधिकतम स्तर बॉडी रिफाइनिंग सेकंड लेयर है और अधिकतम स्तर बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर है। पृथ्वी के द्वार को भेदने के लिए प्रतिभा को 3 सितारा स्तर तक पहुंचना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब से उसे हर रोज सिगरेट पीनी पड़ेगी। चैप्टर 42, भोजन से पहले सिगरेट सिफारिशों के लिए टिकट मांगना, पसंदीदा चीज़ों की तलाश करना। एक और लाइव सिगार जलाकर वेनपिंग टिंग्यू पवेलियन की दूसरी मंजिल पर छात्रावास क्षेत्र से जुड़े खिड़की के पास पालथी मारकर बैठ गया और नीदर कल्टीवेशन अवस्था में फ्लड ड्रैगन फ्यूरी का अभ्यास करने लगा। भोर होते ही घने और एकांत पहाड़ों में एक अनोखी ठंडक महसूस हो रही थी। वेनपिंग जंगल में और गहराई तक चले गए और पहाड़ से ऊर्जा ग्रहण करने लगे। वे हर 10 मिनट में अपना स्थान बदलते रहे और सूरज के आसमान में ऊंचा चढ़ने तक ऐसा करते रहे, फिर यूनलान पर्वत पर लौट आए। पंथ के नेता, मैंने हुआई ये से सुना कि कल रात कुछ हुआ था। यांग लीले ने वेनपिंग से मिलते ही तुरंत पूछा। वह वास्तव में मुख्य हॉल में कई बार घूम चुका था, यहाँ तक कि उन कोनों में भी जहाँ चूहे भी नहीं जाते। हुआई ये ने उसे बताया था कि कल रात 13 लोग मारे गए, जिनमें शरीर परिष्करण के 13वें स्तर का एक साधक भी शामिल था। लेकिन हर जगह तलाशी लेने के बाद भी खून का कोई निशान नहीं मिला।
कुछ स्थानों को छोड़कर जो रहस्यमय तरीके से काले पाउडर से ढके हुए थे, अमर संप्रदाय में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शरीर को निखारने की कोई बड़ी प्रतियोगिता हुई हो। वेनपिंग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी घटना। ये तो बस एक छोटी सी घटना है। यांग लेले वेनपिंग की शांति देखकर काफी हैरान थी, लेकिन ये सोचकर कि अमर संप्रदाय नस तकनीक का उत्पादन भी कर सकता है, उसे राहत महसूस हुई। वेनपिंग ने तुरंत यांग लेले के कंधे पर थपथपाते हुए एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया और कहा, लेले, चलो नाश्ता करने चलते हैं। पंत प्रमुख, अगर यह छोटी बात है तो बड़ी बात क्या होगी? ओह पंत प्रमुख, क्या आप वास्तव में हुए को अमर पंथ में रखने की योजना बना रहे हैं? क्यों? मुझे लगता है कि डेमन शेफ सीनियर अनिच्छुक होंगे। तुम वो नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम चाहते हो कि ये चला जाए? बिल्कुल नहीं, काश वो न जाती ताकि हम रोज स्वादिष्ट खाना खा सकें और एल्ड यून की कोयले पर भुनी हुई बत्तख की गर्दन न खानी पड़े। संप्रदाय प्रमुख, आपको नहीं पता, वो बत्तख की गर्दन बिल्कुल कोयले जैसी होती है, एक निवाला लेते ही काला चूरा निकल आता है। अगर मुझे पहले से पता न होता कि ये बत्तख की गर्दन है तो मैं अपना सिर फोड़कर भी अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये क्या है। कुछ बार शिकायत करने के बाद वेनपिंग बोलते बोलते हंसने लगी। युन लियाओ के खाना पकाने के कौशल वाकई सराहनीय नहीं थे। रसोई में पहुंचते ही यांग लेले ने चॉपस्टिक उठाई और उन्हें खाने की मेज पर रखे कटोरे पर खटखटाने लगीं। चीनी मिट्टी के कटोरे पर बांस की चॉपस्टिक के टकराने से एक कर्कश ध्वनि निकली, हालांकि उसमें सड़क पर भीख मांगते भिखारी की झलक भी थी। बेवकूफ लेले, तुम क्यों दस्तक दे रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पकड़कर आज ही तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। यांग लेले ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, अरे, मुझसे इतनी जोर से बात करने से पहले एक साथ 5 प्रकाश किरणों को चकमा देना सीख लो। और वैसे भी तुम अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हो, मैं एक हफ्ते में 6ठे स्तर पर पहुंच जाऊंगी, मैं तुम्हें आसानी से एक हाथ से हरा सकती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, तुम इतनी जल्दी साधना कैसे कर रही हो? यांग लेले के 6ठे स्तर तक पहुंचने की बात सुनकर ये परेशान हो गया। वह भूल गया कि यांग लेले ने खाना परोसते हुए अभी अभी उसे शब्दों से चिढ़ाया था। मैं वो व्यक्ति हूं जो एक साथ 5 प्रकाश किरणों से बच सकता है। ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, जिसे सिर्फ 2 किरणों से बचने में भी मुश्किल होती है। तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। वूश, ये ने यांग लेले के सामने रखे कटोरे और थाली को हटा दिया। अरे ये, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? दफा हो जाओ, तुम मुझसे सिर्फ उम्र में बड़े हो। ... दोनों की हंसी मजाक जारी रहने के दौरान वेनपिंग एक तरफ बैठा रहा और आह भरे बिना नहीं रह सका। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह परिपक्व हो गया हो। सिगार निकालने और उसे जलाने से खुद को रोक नहीं पाया। गहरी सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मन ही मन बुदबुदाते हुए, आह, जवानी कितनी शानदार होती है। पफ, युन लियाओ ने अनजाने में मुंह भर पानी थूक दिया। वेनपिंग ने तुरंत मुड़कर युन लियाओ को घूरते हुए गुस्से से कहा, ये कैसी नज़र है? हाँ, मेरी तरफ से उसे काट लो। वूफ वूफ, हाहा ने मेज पर रखे खाने पर 2 बार भौंका। इसे क्यों न खाएं, इसे काटें और मैं आपको अपनी सिगार पीने दूंगा, कैसा रहेगा? वेनपिंग ने अपनी सिगार लहराई। नीले धुएं का एक हल्का सा गुबार तैरता हुआ गुजरा और संयोगवश यांग लेले तक पहुंच गया। यांग लेले ने 2 बार जोर से सूंघा, उसकी नाक फड़कने लगी। फिर उसने उस सुगंध का पीछा किया और देखा कि वेनपिंग अपने मुंह के पास कुछ पकड़े हुए है, चबा नहीं रहा है, बस उसे अपने होठों के पास रखे हुए है, बिना हिले डुले। जैसे ही वह वेनपिंग से पूछने ही वाला था कि यह क्या है, वेनपिंग ने अचानक उस वस्तु को अपने मुंह से दूर कर दिया और धुआं बाहर निकाला। जैसे ही नीले रंग का धुआं फिर से उसके सामने फैला, यांग लेले को उसकी सुगंध और अजीब वस्तु में दिलचस्पी पैदा हुई। पंथ के नेता, आपके हाथ में यह क्या है? कोई हथियार? और आप धुआं क्यों छोड़ रहे हैं? अरे ये सिगार धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेनपिंग ने एक और कश लिया और बड़े ही सजग अंदाज में पोंछ दिया, और किसी कारणवश यांग लेले को अचानक वेनपिंग बेहद स्टाइलिश लगने लगी, यहाँ तक कि एल्ड यून के शालीन व्यवहार को भी मात देते हुए। हालांकि वे उनसे उम्र में बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन संप्रदाय के नेता वेन में अपनी उम्र से परे एक शाश्वत आभा थी। वेनपिंग ने आगे कहा, दरअसल मैं सिगार नहीं पी रहा हूँ, बल्कि एकांत का आनंद ले रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने से गुजर रही सांसारिक उथल पुथल कई परेशान करने वाली बातें लेकर आती है। मैं अकेले ही साधना करता हूँ, अकेले ही संसार में विचरण करता हूँ, मेरे साथ केवल एकांत ही है। ये सुनकर यांग लेले का दिल कांप उठा। फिर उसने पूछा, क्या आपको इतना शांत रहना जरूरी है? संप्रदाय प्रमुख, क्या आप मुझे एक सिगार दे सकते हैं? ये एक सिगार होना चाहिए, 1 सिगार, 2 सिगार। आह, संप्रदाय प्रमुख, क्या आप मुझे एक सिगार दे सकते हैं? यांग लेले ने धीमी आवाज में कहा, संप्रदाय प्रमुख, आप अभी बहुत शानदार लग रहे थे, मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कृपया मेरी मदद करें।
मेरी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर आपको एक सिगार चाहिए तो उसकी कीमत 50 सोने के सिक्के है। मैं इसे खरीद लूंगा। वेनपिंग ने अपनी छाती से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला, कल और आज के बचे हुए 7 सिगारों में से एक सिगार निकाला और उसे सौंप दिया। इस सिरे को आग से प्रज्वलित करो, याद रखो, धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस छोड़ते समय सुनिश्चित करो कि तुम्हारी निगाहें क्षितिज पर टिकी हों। धन्यवाद। संप्रदाय प्रमुख यांग लेले खुशी से उछल पड़ा, फिर रसोई में भागा, चिमटे से कोयला उठाया, वेनपिंग की कही बात याद आई और सिगार जलाया, फिर झाओ किंग के पास दौड़ा जो व्यंजन परोस रहा था। किंग क्या तुम अकेली हो? सांस अंदर लो। खांसी खांसी। यांग लेले ने जिस गंभीर और व्यापक व्यवहार को बनाए रखने की कोशिश की थी वह तुरंत ही बिखर गया और वह खांसते हुए बाहर भाग गया। पंथ का नेता यह नहीं कर सकता। जीवन भर का एकांत, वेनपिंग ने हैरानी से कहा। ये कहने के बाद यांग लेले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, दरवाजे के पास ऐसे खड़ी रही मानो वह अचानक एक बेजान वस्तु बन गई हो। जब झाओ किंग ने पीछे से उसे एक तरफ हटने के लिए कहा तभी यांग लेले चीखते हुए उछल पड़ा और फिर अपने हाथ में पकड़ी सिगार को देखते हुए दिल खोलकर हंसने लगा। शरीर को निखारने वाली छठी परत, यांग लेले चिल्लाया और उसके अंदर से ऊर्जा की एक ऐसी लहर निकली जिसने उसके सामने रखी मेज को लगभग पलट दिया। पहले तो झाओ किंग का इरादा उसे लात मारने का था, लेकिन यांग लेले को पागलपन भरी हरकतें न करने के लिए कहते हुए उसके चेहरे के भाव भी बदल गए और वह सोचने लगी, इस लड़के के साथ क्या हो रहा है। वही साधना तकनीक का अभ्यास करते हुए वह आधे महीने से भी कम समय में शरीर परिष्करण के 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक कैसे पहुंच गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि यांग लेले अपनी सिगार पकड़े हुए वेनपिंग की ओर दौड़ पड़ा, अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति या 15 वर्ष की आयु में शरीर परिष्करण की छठी परत तक पहुंचने की अपनी शानदार उपलब्धि की परवाह किए बिना। कांगवू शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर यह बात फैल गई तो शायद 3 सितारा संप्रदाय का कोई सदस्य वहां आ सकता है। यांग लेले के चेहरे पर खुशी झलक रही थी जब उसने वेनपिंग से कहा, पंथ के नेता, आपकी यह सिगार। चैप्टर 43 11,000 प्रति टिकट। सिफारिश वाले टिकटों के लिए कृपया इसे बुकमार्क करें। मेज उलट गई, बर्तन फर्श पर बिखर गए और चीनी मिट्टी के कटोरे बुरी तरह टूट गए जिनका कोई नामोनिशान नहीं था। इन सब का फायदा सिर्फ हाहा को मिला जो उन्हें देखकर ललचा रहा था। अब जब हाहा ने खाना शुरू कर दिया तो वेनपिंग उसे रोक नहीं सका और न ही उसके पास रोकने का कोई कारण था। वेनपिंग ने तुरंत यांग लेले की ओर ठंडे लहजे में देखा और कहा, तुम्हारे पास एक और मेज पर व्यंजन तैयार करने के लिए 15 मिनट हैं, अन्यथा तुम्हें 10 दिनों के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यांग लेले का चेहरा उतर गया और शरीर परिष्करण की छठी परत में प्रवेश करने की खुशी गायब हो गई, यहाँ तक कि उसे अचानक थोड़ा दुर्भाग्य भी महसूस हुआ। उसे खाना बनाना नहीं आता। जन्म से लेकर अब तक उसके लिए सब कुछ किया गया है। उसे खाना पकाने वाले चम्मच का नाम तो पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सैकड़ों पाउंड वजनी पहाड़ तोड़ने वाली तलवार चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 दिनों के लिए ग्रेविटी फील्ड से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रतिदिन 3 घंटे यानी 27 घंटे और इसे 10 से गुना करने पर 270 घंटे होते हैं। जब यह विशाल संख्या उसके मन में प्रकट हुई तो वह अभिभूत महसूस करने लगा। इस समय वेनपिंग दूसरी सीट पर चली गई और मन ही मन सिस्टम से पूछने लगी, सिस्टम, सिर्फ एक कश से यांग लेले में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? उनकी 0 सितारा प्रतिभा 1 सितारा प्रतिभा में तब्दील हो गई है और एक कश ही काफ़ी है। कृपया देखें मेज़बान। यांग लेले की जानकारी उसके सामने आ गई। यांग लेले, लिंग पुरुष, आयु 15, क्षेत्र शरीर परिष्करण की छठी परत, प्रतिभा 1 स्टार। इस प्रतिभा को देखकर वेनपिंग अचंभित रह गया और कुछ अविश्वास के साथ पूछा, क्या वह पहले 0 सितारा प्रतिभा वाला था? प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है। दुनिया विशाल है और अवसर अनंत हैं। कुछ लोगों में प्रतिभा का कोई नामोनिशान नहीं होता, लेकिन उन्हें जीवन में महान अवसर मिलते हैं, वे सर्वोच्च खजाने प्राप्त करते हैं और अंततः दुनिया के शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उनके कदमों के नीचे होते हैं। कितनी परेशानी हुई। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे लाइव सिगार देने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेता, जिसकी वजह से एक टेबल पर रखे बर्तन बर्बाद हो गए। स्वादिष्ट भुनी हुई बत्तख और मीटबॉल की याद आते ही वेनपिंग ने तुरंत यांग लेले को डांटते हुए कहा, मेरे लिए सिगार बुझा दो। पंथ प्रमुख, ये सिगार। यांग लेले कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा गई। आखिरकार उसने अपनी उंगलियों से सुलगती हुई लाइव सिगार को बुझाया और रसोई में चली गई। रसोई के बर्तनों को चिंता से देखने लगी। लोहे के चम्मच पर नजर डालते ही उसे सचमुच उस पल यह एहसास हुआ कि यह ग्रेट रिंग सेबर से भी भारी है। पीछे मुड़कर उसने सिगार को दोबारा जलाया और एक कश लेने की कोशिश की। अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लोहे के चम्मच को कसकर पकड़ लिया। ये तो बस खाना पकाना है। ले हुआये ने उसे पुकारा, अपना सिर हाथ से टिकाते हुए चूल्हे के दूसरी तरफ से उसे देखती हुई। क्या
आपने अचानक शरीर को परिष्कृत करने की छठी परत को कैसे पार कर लिया? यह एक राज है। यांग लीले ने सिगार का एक कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ा। उसकी आंखें दूर कहीं टकटकी लगाए चम्मच को पकड़े हुए गहरी निगाहों से देख रही थीं। वेनपिंग की धीरे धीरे सिगार पीने की सलाह याद रखते हुए उसने दूसरे कश पर खुद को घुटन से बचा लिया। हालांकि झाओकिंग के सामने कूल दिखने में अपनी विफलता को याद करके उसका दिल बुरी तरह से छटपटाने लगा, मानो कोई चीज़ उसे रोक रही हो। हुआई ये ने प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोचो, 15 मिनट में मेरे अलावा अमर संप्रदाय में और कौन है जो पकवानों की एक पूरी मेज तैयार कर सकता है? ठीक है। 10 दिन की सज़ा को देखते हुए यांग लीले ने नाटक बंद करने का फैसला किया। फिर उसे याद आया कि उसने पहले वेनपिंग की दूर की नज़र की नकल कैसे की थी, और उसने हुआई ये से पूछा, हुआई ये, क्या तुम्हें लगता है कि सिगार पीते हुए मैं अभी हैंडसम लग रहा था? अगर सच जानने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं सच जानना ही नहीं चाहूँगा। हे, क्या मेरे सुंदर होने की प्रशंसा करना इतना मुश्किल है? एक अजीब सी हंसी के साथ उसने कहा, ये वही सिगार है जो संप्रदाय के नेता ने मुझे अभी दिया है। एक ही कश से मेरी ची ऊर्जा की अनुभूति बढ़ गई और ची ऊर्जा के साथ मेरी अनुकूलता में सुधार हुआ। जो काम पहले एक हफ्ते में होता था वह अब एक ही सांस में हो गया। इतना शक्तिशाली। जरूर, एक कश लेना चाहोगे? यांग लीले ने झटपट सिगार आगे बढ़ाया और हुआई ये मुस्कुराते हुए एक कश लेने ही वाली थी कि रुक गई, क्योंकि अगर उसका दानव रूप उसके करीब आता तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यांग लीले को चूमना होता। यांग लीले को एक तरफ धकेलने के बाद हुआई ये जल्दी से खाना पकाने में जुट गई। खाना पकाने के प्रति उसके प्रेम का मतलब था कि अगर उसे फिर से शुरुआत करनी पड़े तो भी उसे यह उबाऊ नहीं लगेगा। 3 कड़ाही में एक साथ खाना पकाया जा रहा था और बर्तनों के किनारों पर आग की लपटें उठ रही थीं। 15 मिनट से भी कम समय में 6 व्यंजन तैयार थे। जब समूह बैठकर खाना खा रहा था तभी हुआई ये ने अचानक सिगार का विषय उठाया, पंत प्रमुख, क्या आप मुझे उनमें से एक सिगार दे सकते हैं? बिक्री के लिए नहीं, लेकिन तुमने वो सिगार यांग लीले को दे दिया। और उसने कहा कि उसी सिगार की वजह से वो इतनी जल्दी शरीर परिष्करण के 6ठे स्तर तक पहुंच पाया। मैं भी जल्द ही शरीर परिष्करण के 4थे स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे देखो, मैं यहाँ सबसे कमज़ोर हूँ। अगर भविष्य में वे मुझे परेशान करने लगे तो क्या होगा? जब वह बोल रही थी हुआई ये ने दयनीय भाव प्रकट किया। अगर वेनपिंग को यह नहीं पता होता कि वह एक बानाग है जो हाथी को भी निगल सकती है तो शायद वह उसके हाव भाव से मूर्ख बन जाता। लड़कियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हुआई ये ने तुरंत वेनपिंग का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक दे दूंगा। वेनपिंग ने अनिच्छा से डिब्बे से एक और सिगार निकाला और कहा, पहला 50 गोल्ड का है, दूसरा 100 गोल्ड का। अगर आप इसे चाहते हैं तो भुगतान कर दें। क्यों? कोई कारण नहीं, वेनपिंग ने मन ही मन सोचा। मैं एक दिन में 5 खरीद सकता हूँ। 1 सितारा प्रतिभा से 2 सितारा प्रतिभा तक पहुँचने में लगभग 20 लगते हैं। मेरी अपनी प्रतिभा को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उन्हें आपको सस्ते में कैसे बेच सकता हूँ? यहाँ हुआई ये ने और कुछ नहीं पूछा, झटपट 100 गोल्ड टिकट निकाले और फिर सबसे खूबसूरत दिखने वाली सिगार चुन ली। वे सभी एक जैसी दिखती थीं, लेकिन लड़कियां हमेशा मानती हैं कि उनमें से सबसे सुंदर कोई एक होती है। पंथ के नेता, मुझे भी एक चाहिए। झाओकिंग भी इस मस्ती में शामिल हो गईं। तीसरा वाला 500 सोने का है। क्या तुम अब भी इसे लेना चाहते हो? वेनपिंग ने जानबूझकर झाओकिंग को हतोत्साहित करने के लिए ऊंची कीमत तय की। अप्रत्याशित रूप से यांग लीले ने अचानक 1000 सोने के सिक्के देते हुए कहा, संप्रदाय के प्रमुख, मैं उसके लिए भुगतान कर दूंगी। कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेनपिंग ने 1000 सोने का टिकट ले लिया। उसका इरादा यांग लीले को छुट्टे पैसे देने का नहीं था, हालांकि उसकी जेब में 100 के कई टिकट थे। उसने बड़ी मुश्किल से झाओकिंग को एक टिकट चुनने दिया और फिर तुरंत युन लियाओ से कहा, चौथा टिकट 10,000 सोने का है। ओह! युन लियाओ तुरंत अवाक रह गई। वह भुगतान करना चाहता था, लेकिन एक सिगार के लिए 10,000 गोल्ड बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्यों? कोई कारण नहीं है। अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो खरीद लें। कुछ निवाले जल्दी से खत्म करने के बाद वेनपिंग 3 सिगार बेचने के बाद दुखी महसूस करते हुए चला गया। हालांकि प्रत्येक सिगार की कीमत उसे केवल 10 सोने के सिक्के ही पड़ती थी। हालांकि उन्होंने 620 स्वर्ण पदक अर्जित किए। सिस्टम, क्या आप प्रतिदिन सिगारों की संख्या 5 से अधिक नहीं बढ़ा सकते? क्या ये बहुत कम नहीं है? भवन को अपग्रेड करें और आप स्वाभाविक रूप से दैनिक खरीदारी के अधिक अवसर अनलॉक कर सकते हैं। तो फिर मेरे लिए इमारत का नवीनीकरण कर दीजिए। चूंकि होस्ट ने सेल्फ अपग्रेड पैनल तक पहुंच बना ली है, इसलिए अपग्रेड कार्यक्षमता सक्रिय हो गई है और गोल्ड कॉइन अपग्रेड फंक्शन सक्षम हो गया है। अमर संप्रदाय का नक्शा अचानक प्रकट हुआ, जो कल देखे गए नक्शे से भिन्न था। जब विश्वास ने मुख्य हॉल को छुआ तो एक अतिरिक्त विकल्प प्रकट हुआ। स्टोव के अलावा एक अपग्रेड बॉक्स भी था। सिस्टम, क्या आप अपग्रेड के बाद हुए सुधारों के बारे में बता सकते हैं?
मुख्य हॉल को अपग्रेड करने से आकर्षण की दूरी 8000 मीटर तक बढ़ जाती है और लक्षित आकर्षण खुल जाते हैं, जिससे अमर संप्रदाय के विस्तार के लिए भर्ती की जा सकती है। साथ ही स्टोव आइटम की दैनिक 3 गुना खरीदारी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। चैप्टर 44 स्वॉर्ड पॉइंट इमॉर्टल सेक्ट सिफारिश टिकट संग्रह की तलाश। तो फिर एक बार अपग्रेड करने में मेरी मदद करो। मुख्य हॉल को अपग्रेड करने के लिए 50,000 सोने के सिक्के खर्च करने होंगे। फिलहाल मेजबान के पास अपग्रेड के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं। 50,000 सोने के सिक्के, क्या ये बहुत महंगा नहीं है? मुख्य हॉल एक संप्रदाय का मुखौटा है और सबसे पूजनीय स्थान है, स्वाभाविक रूप से इसका जीर्णोद्धार अधिक महंगा होगा। छोड़ो इसे, मैं मुख्य हॉल का उन्नयन नहीं करूंगा। मैं उन्नयन के लिए कोई और इमारत ढूंढ लूंगा। यूनलान पर्वत पर अब बहुत कम इमारतें बची हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है, और कुछ महत्वहीन स्थानों को अपग्रेड करना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए कुछ गलियारे, क्योंकि अमर संप्रदाय में इतने कम सदस्य हैं कि उनका उपयोग करना मुश्किल है। अंत में विनपिंग को लगा कि अमर संप्रदाय में अब केवल आत्मसंयम के लिए एक स्थान की कमी है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बढ़ी हुई साधना गति और नस तकनीक मौजूद है। पहले चुराव पर्वत अमर संप्रदाय का परीक्षण पर्वत था। परीक्षण स्थल को उन्नत करना एक अच्छा विचार हो सकता है। सिस्टम चुराव पर्वत पर स्थित ट्रायल ग्राउंड को अपग्रेड करने में कितने सोने के सिक्के लगते हैं? मानचित्र का कसर यूनलान पर्वत के बाईं ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी चोटी पर आकर रुका। अपग्रेड करने के लिए 10,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। ठीक है, एक बार अपग्रेड करने में मेरी मदद करो। 10,000 सोने के सिक्के चुकाने के बाद सिस्टम के अपग्रेड के बारे में एक के बाद एक संदेश आने लगे। ट्रायल ग्राउंड अपग्रेड के लिए शेष समय 30 घंटे। प्राप्त विशेष क्षमता युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र, मैं मेज़बान को उस ज्ञान से अवगत कराता हूं जो केवल गहन क्षेत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है। पहला मेरिडियन गेट अर्थ ब्रेक कहलाता है, जो हमारी बाईं कलाई पर स्थित है। जब इसे ची ऊर्जा से खोला जाता है तो बाईं कलाई के बाहर एक मेरिडियन गेट प्रकट होता है। मुझे ये पता है, इसका बैटल रियल्म से क्या लेना देना है। गहन साधना स्तर के साधकों और शरीर परिष्करण साधना स्तर के साधकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक युद्ध के लिए ऊर्जा संचित करता है, जबकि दूसरा ऊर्जा के क्षय की चिंता किए बिना युद्ध में ऊर्जा का उपयोग करता है। क्योंकि संसार की नाड़ी आवृत्ति और मध्याह्न द्वार के कंपन की आवृत्ति समकालिक होती हैं, इसलिए मध्याह्न द्वार पर ऊर्जा निरंतर एकत्रित होती रहती है, जिससे शिरा ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन इस क्षेत्र के अलावा एक और स्थान है जिसे लोग कहते हैं। इसकी स्पंदन आवृत्ति एक स्थिर दुनिया से बिल्कुल अलग है। यदि आप जिस दुनिया में हैं उसकी स्पंदन आवृत्ति एक सीधी रेखा है, तो लोक की स्पंदन आवृत्ति एक वक्र है। परिणामस्वरूप लोक में सब कुछ विकृत है और गहन लोक को असीमित शिरा ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए परीक्षण मैदान से उत्पन्न युद्ध लोक, हालांकि एक दुनिया नहीं है, अपनी स्पंदन आवृत्ति के साथ एक विशिष्ट विकृति क्षमता का निर्माण करता है। एक बार जब आप युद्ध लोक में प्रवेश करते हैं तो आपका एक अधिक शक्तिशाली रूप सामने आता है, जो आपको बेहतर जानता है, आपकी कमजोरियों को तुरंत पहचान सकता है और आपकी आदतों को चुनौती दे सकता है। और तब यह आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन, यानी आपको सबसे अच्छी तरह जानने वाले व्यक्ति स्वयं आपको देखने का मौका देता है। इसके भीतर साधना करके आप अपनी कमजोरियों, आदतों और खामियों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसी क्षेत्र में अजेय होना आम बात हो जाती है और दूसरे क्षेत्रों में विरोधियों को हराना आसान हो जाता है। लड़ाई ताकत या उसी क्षेत्र के किसी अन्य कारक के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिकता के बारे में है। मानसिकता, हाँ, गलतियों से बचने के लिए एक शांत मानसिकता जरूरी है। एक भी गलती और दुश्मन की तलवार आपके दिल को भेद देगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण लेते हुए, अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करते हुए, गलतियां हर पल होती हैं। समय के साथ अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए आप एक अडिग मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जिससे आप कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। समझ गया, युद्ध क्षेत्र की शक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करने, कमजोरियों को दूर करने और मानसिकता को मजबूत करने में निहित है। वेनपिंग का अनुमान था कि यदि इन तीनों को पूरा किया जा सके तो एक ही क्षेत्र में अजेय होना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप उस व्यक्ति को हरा सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह जानता है, तो आप उस दुश्मन से कैसे हार सकते हैं जिसे यह नहीं पता कि आप पर क्या हमला करना है। स्वयं को जानने से व्यक्ति 100 युद्धों में भी अजेय रह सकता है। काओशान संप्रदाय। कल रात से ही काओशान संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक मातम का माहौल छा गया था, लेकिन किस एल्डर का निधन हुआ यह अज्ञात रहा, क्योंकि संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने इस खबर को फैलने से रोकने की कोशिश की। विडंबना ये थी कि काओशान संप्रदाय के सभी लोग एक ऐसे बुजुर्ग के निधन पर शोक मना रहे थे जिनका नाम तक उन्हें पता नहीं था। ये किसी महान भौतिक विज्ञानी के अचानक निधन से भी कहीं अधिक विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद था, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करने वाले अधिकांश लोग ये जानते ही नहीं थे कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की थीं। फिर भी
वे प्रार्थना करते रहे, मानो वे उसे अच्छी तरह जानते हों। शायद उन्हें लगता था कि अगर उनके आसपास के सभी लोग प्रार्थना करें और वे न करें, तो वे अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले रह जाएंगे या उन्हें नीची नज़रों से देखा जाएगा। उनके अपने परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा था। काओशान संप्रदाय के वर्तमान विधि प्रवर्तन प्रमुख हुआ लियाओ ने कल रात से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। बेशक वे अंधे नहीं थे, रात भर जागने के बाद उनके सफ़ेद बाल और भी बूढ़े लग रहे थे। संप्रदाय के नेता ने 3 दिनों के भीतर कारण का पता लगाने का आदेश दिया था, लेकिन कल रात कांगवू शहर का चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने कल शाम यांग हुआ को देखा था, लेकिन किसी की भी बात विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं थी। युनलान पर्वत की तलहटी में एक व्यापारी से पूछताछ करते समय एक जोरदार धक्के से व्यापारी ऐसे कांप उठा जैसे उसने पेशाब कर दिया हो। जब हुआ लियाओ ने उससे सवाल किया तो उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा और नीले पत्थर की पटिया पर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि उन्होंने कल शाम एल्ड यांग हुआ और अन्य लोगों को अमर संप्रदाय में प्रवेश करते हुए देखा। वक्ता एक युवक था, वही जिसे हुआ लियाओ ने कल रात पकड़ा था, जो युनलान पर्वत की तलहटी में एक दर्जी की दुकान का मालिक था। हुआ लियाओ ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ। शिष्य ने अनुमान लगाया कि कल सुबह एल्ड यांग के जाने के बाद वे पहले कुछ और काम निपटाने गए होंगे, फिर अमर संप्रदाय में आए होंगे। अन्यथा आपको कहीं और कुछ नहीं मिलता। हुआ लियाओ ने अपने बगल में बैठे शिष्य को नज़रअंदाज कर दिया। मोटे ताज़े अधेड़ उम्र के दुकानदार की ओर देखते हुए उसने अपना भाव बदल लिया और ठंडी आवाज़ में पूछा, क्या एल्ड यांग सचमुच शाम को अमर संप्रदाय में आरोहण कर गए थे? वे कैसे ऊपर गए और कब नीचे आए? महोदय, मैंने कल सुबह लगभग उसी समय एल्ड यांग को देखा था। वे कुछ लोगों को लेकर पहाड़ पर गए थे। जहां तक उनके जाने की बात है, मुझे सच में नहीं पता। उस समय तक तो मैंने दुकान बंद कर दी थी। दर्जी की दुकान का मालिक जमीन पर घुटने टेक कर बार बार प्रणाम कर काओशान संप्रदाय से मौखिक और शारीरिक रूप से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर बार बार पटकने से उसके माथे से खून बह रहा था, फिर भी वह रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे जरूर लगता होगा कि जीवन गरिमा से अधिक महत्वपूर्ण है। हुआ लियाओ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बुदबुदाया। यू के समय अमर संप्रदाय में प्रवेश किया, शू के समय जीवन जेड टूट गया। दोनों घटनाओं के बीच 1 घंटे से भी कम का अंतर था। ऐसा लगता है कि एल्ड यांग की मृत्यु अमर संप्रदाय में होने की संभावना सबसे अधिक है। मोइन, आज रात अमर संप्रदाय जाओ और पता लगाओ कि क्या सच में कुछ हुआ है। अफवाह है कि यांग परिवार की यांग लेले अमर संप्रदाय में शामिल हो गई है। ये बहुत संभव है कि अमर संप्रदाय के नेता ने जाते समय कुछ असाधारण चीज छोड़ी हो। तुम शरीर परिष्करण स्तर 11 पर हो। यांग हुआ जैसी गलती मत करना, बस किसी को पूछताछ के लिए पकड़ लो। कोठरी के अंधेरे कोने से एक आकृति प्रकट हुई, उसने सिर हिलाया और चमगादड़ की तरह खिड़की से रात के अंधेरे में गायब हो गई। चैप्टर 45। पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत न करने से डर लगता है। सिफारिशें, टिकट, पसंदीदा जगहों की तलाश। काओशान संप्रदाय छोड़ने के बाद मोयंग तेजी से युनलान पर्वत की ओर बढ़ गई। मोयंग की बात करें तो उसका नाम किसी ने नहीं सुना था और वह कांगवू शहर में अज्ञात था। हालांकि रात का शिकारी की उपाधि ही कई लोगों को भय से कांपने के लिए काफ़ी थी। अंधेरे में यात्रा करने वाला एक शिकारी, वह जिसे भी निशाना बनाता, वह रात के अंधेरे में गायब हो जाता। यही कारण है कि काओशान संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल में उसका स्थान हुआ लियाओ के बाद दूसरे स्थान पर था। शरीर परिष्करण के 13वें स्तर पर मौजूद हुआ लियाओ इस पद के योग्य थे, लेकिन शरीर परिष्करण के 11वें स्तर पर मौजूद एक साधक का दूसरा स्थान प्राप्त करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दरअसल उनकी स्थिति 1 साल पहले की घटना से गहराई से जुड़ी हुई थी। ठीक 1 साल पहले वे शरीर परिष्करण के 10वें स्तर पर थे। उनसे ऊपर शरीर परिष्करण के 11वें और 12वें स्तर पर कई लोग थे। उनमें से हर एक से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो उसकी रोशनी से कहीं ज्यादा चकाचौंध भरी थी, मानो कोई बिल्ली का बच्चा कोने में दुबका हो और किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय अमर संप्रदाय में उथल पुथल शुरू ही हुई थी और लोगों का मनोबल गिरने लगा था। काओशान संप्रदाय ने इस अवसर का लाभ उठाकर उत्थान किया। ऊपर उठने के लिए स्वाभाविक रूप से धन और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। यदि पर्याप्त संसाधन नहीं होते तो वे केवल कांगवू शहर की दुकानों से ही धन ले सकते थे। 2 महीनों में काओशान संप्रदाय ने अमर संप्रदाय के अधीन 7 या 8 दुकानों पर एक के बाद एक कब्जा कर लिया और उन्हें अपने समूह में शामिल कर लिया। हालांकि एक परिवार अपने विश्वासों पर अडिग रहा। 12वें स्तर के शरीर परिष्करण में निपुण कुल के मुखिया ने क्षैतिज स्वर्ण घंटी प्रशिक्षण को लगभग पूर्ण स्तर तक परिष्कृत कर लिया था और 12वें स्तर के क्षेत्र में अजेय थे। उन्होंने काओशान संप्रदाय के 12वें स्तर के शरीर परिष्करण के सभी साधकों को पराजित कर दिया था।
हालांकि अमर संप्रदाय ने हाल ही में उथल पुथल का सामना किया था और कांगू शहर के मामलों की उपेक्षा की थी, काओशान संप्रदाय ने अमर संप्रदाय से अचानक प्रतिशोध के डर से शरीर शोधन 13वें स्तर पर किसी भी साधक को तैनात करने का साहस नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस कांटे को अकेला छोड़ दिया। लेकिन कांटा तो हमेशा चुभेगा ही। ठीक उसी समय जब पूरा काओशान संप्रदाय असमंजस में था, मोयंग अस्थायी रूप से गठित शिकार दस्ते से अलग होकर सामने आए। वह आधी रात को काओशान संप्रदाय से निकला और भोर होते ही लौट आया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक खून से सना हुआ सिर था जो हॉरिजॉन्टल गोल्डन बेल के स्वामी का था। एक युद्ध के बाद मोयंग शिकार दस्ते का प्रमुख बन गया और उसने अमर संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली दुकानों को शुद्ध करने का अभियान शुरू किया। 6 महीने के भीतर ही उसने अमर संप्रदाय की नींव को हिलाकर रख दिया। उसने अमर संप्रदाय को समय से पहले ही पतन की ओर धकेल दिया। उस समय मोयंग 12वें स्तर के शरीर परिष्करणकर्ता को बिना किसी चोट के मार सकता था, जो उसकी शक्ति का प्रमाण था। अब मोयंग 11वें स्तर के शरीर परिष्करणकर्ता पर था, उसकी शक्ति में काफी सुधार हो चुका था और वह निश्चित रूप से 13वें स्तर के साधक का मुकाबला कर सकता था। उनके विचार में अमर संप्रदाय की यह यात्रा महज एक गोल चक्कर थी। युनलान पर्वत की तलहटी में खड़े होकर मोयंग ने चोटी को हल्के से तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर तलवार के स्तंभ पर छलांग लगाई और जंगल के रास्ते अमर संप्रदाय में घुसपैठ करने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, पल भर में एक भयावह आभा ने उसे घेर लिया। कौन है भाई? मोयंग तेजी से पीछे हट गया। तलवार के शिलालेख से 10 मीटर दूर उसका पूरा शरीर एक बिल्ली की तरह तनाव में था जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखें बाज की तरह सामने की ओर चौकन्नी थीं, घास या पत्तों में किसी भी सरसराहट पर सतर्क थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया हो, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हत्या करने की उनकी वर्षों पुरानी प्रवृत्ति ने उन्हें बता दिया था कि जंगल में कोई खतरा मंडरा रहा है। पेड़ों की चोटियों को सरसराती हवा, शाखाओं के टूटने की आवाज और जंगल से आती फुसफुसाहट ने मोयंग को पूरी तरह सतर्क कर दिया। उसका हाथ उसकी बेल्ट पर था, मानो वह खंजर निकालने के लिए तैयार हो। 10 मिनट बीत गए और धीरे धीरे आसपास की खामोशी ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसका अंतर्ज्ञान उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। इसलिए उसने पहाड़ पर चढ़ने के इरादे से एक और कदम बढ़ाया। इसी प्रकार जैसे ही उसका पैर तलवार के स्तंभ के ऊपर से गुजरा, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली आभा फिर से प्रकट हो गई। स्विश स्विश स्विश। मोयंग ने अपना हाथ झटक दिया, जिससे 3 खंजर जंगल की ओर उड़ गए। फिर भी समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह खंजर बिना किसी प्रतिक्रिया के जंगल में प्रवेश कर गए। उसके व्यवधान से जंगल जागृत नहीं हुआ और न ही पक्षी और जानवर उसके कार्यों से घबराकर भागे। कौन है? बाहर आओ। उसकी चीख के बाद उसके चारों ओर एक ठंडी और अभिमानी हंसी गूंजी, जिससे मोयंग अचानक खतरे की भावना से चौंक गया और वह जंगल से भाग निकला और युनलान पर्वत से पीछे हट गया, जवाबी हमले या पीछे हटने के लिए तैयार। हालांकि उनका मन पीछे हटने की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद शिकार बन गया है और जंगल में एक शिकारी घात लगाकर बैठा है, जो उसे मारने में सक्षम है, अंधेरे में एक जहरीले सांप की तरह घातक प्रहार करने के लिए तैयार। इस बार उसे पूरा यकीन था कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है। लेकिन जंगल में क्या था? कोई ऐसी चीज जो उसे अनुभूति के माध्यम से मृत्यु का भय दिला सके, जो उसे उसकी कटार से भी अधिक भयभीत कर दे। मोयंग ने एक बार फिर जंगल में चिल्लाकर कहा, मेरे लिए बाहर आओ। इसी क्षण आसपास के घरों से आती मोमबत्तियों की रोशनी टिमटिमाने लगी। कागज की खिड़कियों पर 5-6 परछाइयां दिखाई दी, फिर गायब हो गईं। तभी आसपास के घरों के दरवाजे अचानक खुल गए। 7-8 लोग बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें पास की एक छत पर चांदनी में खड़ी मोयंग दिखाई दी। तभी किसी ने मोयंग पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोने के बजाय आधी रात को चिल्ला रही हो? बूम! इसके बाद दरवाजे पटकने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग नाराज होकर अपने दरवाजे जोर से बंद करने के लिए वापस मुड़ गए, जबकि महिलाएं पागल कहकर कोसती रहीं। मोयंग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी निगाहें सामने जंगल पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहों में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। दोबारा प्रवेश करना है या चले जाना है, यही सवाल था। लेकिन जंगल में छिपी किसी चीज और उस भयानक हंसी के बारे में सोचते हुए उसे दूसरा विकल्प चुनना पड़ा, जो कि वहां से चले जाना था। वह मुड़ा और युनलान पर्वत को पीछे छोड़ते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। ... अगली सुबह वेनपिंग ने हमेशा की तरह कोहरे के बीच अपनी पर्वत साधना पूरी की। नाश्ता करने जाते समय उसकी मुलाकात यांग लेले से हुई, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण से लौट रही थी और उसके हाथ में एक सिगार था। हालांकि दिनभर फिजूल खर्ची के बाद सिगार को बार बार जलाया और बुझाया गया और अंत में केवल थोड़ी सी मात्रा ही बची थी। वेनपिंग से मिलते ही यांग लेले ने जल्दी से कहा, पंत प्रमुख, क्या आपके पास वे लाइव सिगार और हैं? क्या आप दोबारा खरीदना चाहेंगे? जी हाँ, वही हमेशा की तरह 2 छड़ियाँ।
क्या मैंने कल आपके पास 500 सोने के सिक्के नहीं छोड़े थे? खुले पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक सिगार खरीद सकता है। अगर यह कल की बात होती तो वेनपिंग बेचने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे लाइफ सिगार की भी ज़रूरत थी। लेकिन ट्रायल ग्राउंड को अपग्रेड करने के बाद निश्चित रूप से एक बड़ा वित्तीय घाटा हुआ जिसे पूरा करना था, इसलिए उसे खेती को जारी रखने के लिए लाइफ सिगार को लाभ पर बेचना पड़ा। वेनपिंग द्वारा दी गई सिगार को लेते हुए यांग लेले निराश दिखे और फिर बोले, पंत प्रमुख, क्या आपने नहीं कहा था कि दूसरी सिगार 100 सोने के सिक्कों में बिकेगी? कल मेरे बचे हुए 500 सोने के सिक्के आप ही में दे दीजिए, कैसा रहेगा? बातचीत कर लेते हैं, वरना मैं तुम्हें ये छड़ी भी नहीं दूंगा। इतना कहकर वेनपिंग ने यांग लेले के हाथ में रखी सिगार छीनने का नाटक किया और यांग लेले ने उसे तुरंत पकड़ लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। फिर उसने आह भरते हुए कहा, पंत प्रमुख, क्या आप मुझे हर दिन एक सिगार बेच सकते हैं? कल झाओकिंग ने आपकी सिगार पीकर शरीर परिष्करण के छठे स्तर तक पहुंच गया, जिससे उसे पीछे छोड़ने और अपनी मर्दांगी दिखाने का मेरा मौका बर्बाद हो गया। वेनपिंग ने आश्चर्य से पूछा, झाओकिंग भी पदोन्नत हो गया? चैप्टर 46 मांग में रहने वाली सिगार। सिफारिशों, टिकटों और पसंदीदा सिगारों की तलाश है। 15 वर्षीय शिष्य जो देह शोधन के छठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो मुझे डर है कि 3 स्टार इन्फ्लुएंस वाले लोग प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जरूर दस्तक देंगे। अमर संप्रदाय के चरम पर भी उनके पास कभी इतने प्रतिभाशाली शिष्य नहीं रहे थे। सूर्य की रोशनी में चमकती झील की तरह उत्साहित महसूस करने के बावजूद उन्होंने एक सुपर सेक्ट लीडर से अपेक्षित व्यवहार बनाए रखा। बुरा नहीं है, तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम झाओकिंग को अपना निशाना बनाओ। यांग लेले ने हैरानी से वेनपिंग की ओर देखा। वेनपिंग ने कहा, मेरे अमर संप्रदाय में साधना करते समय आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और छात्रावास क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त होगी। इन दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग करके आपको एल्ड यून लियाओ से आगे निकलने का लक्ष्य रखना चाहिए। उनसे आगे निकलना ही आपकी आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन एल्ड यून पहले ही शरीर परिष्करण के 13वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो क्या तुम में आत्मविश्वास की कमी है? अगर ऐसा है तो आज से अमर संप्रदाय में साधना करना छोड़ दो, वरना एक दिन जब संप्रदाय में और अधिक शिष्य हो जाएंगे या वह गहन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा तो तुम उनका सामना कैसे करोगे? इसे ही तो जबरदस्ती का स्पष्टीकरण कहते हैं। ये सही है। यांग लेले कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने वेनपिंग की ओर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, पंत प्रमुख, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। याद रखना, भले ही अमर संप्रदाय में अभी कुछ ही लोग हैं, लेकिन एक दिन ये पूर्वी झील में और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी झीलों के पार भी प्रसिद्ध होगा। यदि तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है तो वरिष्ठ भाई के रूप में तुम्हारा पद शीघ्र ही कोई और ले लेगा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख, मैं समझ गया। यांग लेले मन ही मन मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि उसने वेनपिंग की भविष्य की दृष्टि को समझ लिया था, बल्कि इसलिए कि वह सीनियर ब्रदर की उपाधि से काफी संतुष्ट था। अगर भविष्य में अमर संप्रदाय सचमुच बहुत बड़ा हो जाता है तो वरिष्ठ भाई होने के नाते क्या ये गर्व की बात नहीं होगी? झाओकिंग निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाएगी। रसोई में पहुंचते ही वेनपिंग अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि यून लियाओ अंदर आ गया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए पूछा, पंत प्रमुख, क्या मुझे वह जीवन सिगार मिल सकता है? जवाब देने का मौका मिले बिना ही रसोई से एक और आवाज गूंजी। मैं भी। हुए ये ने भी आवाज लगाई। पहले तो वह हाथों में व्यंजन लिए सावधानी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अचानक पीछे छूट जाने के डर से जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो वैसे ही दौड़ने लगी। वेनपिंग काफी बेबस था। उसके पास दिन में सिर्फ 5 सिगार थे, जो उसके खुद के लिए भी मुश्किल से काफी थे। अरे, अगर मुझे पता होता तो मैं कल तुम लोगों को एक सिगार नहीं देता। ठीक है, यांग लेले ने अभी एक खरीदा है, दूसरा 100 सोने का है, कौन लेना चाहता है? मुझे। यून लियाओ ने तुरंत 100 सोने का टिकट सौंप दिया और फिर पूछा, पंत प्रमुख, ये बात, एक सिरे को जलाओ और फिर बस धुआं अंदर खींचो, ये सांस लेने जितना ही आसान है। वेनपिंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, फिर एक सिगार जलाया, मेज पर थपथपाया और बोला, सिगार ऐसे पीते हैं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने अपना मुंह खोला और यून लियाओ की ओर सांस छोड़ी। सफेद धुएं का एक छल्ला धीरे धीरे फैलता हुआ यून लियाओ की ओर तैरने लगा। यांग लेले ने तुरंत चीख मारी और फिर चिल्लाकर कहा, वाह वाह वाह, संप्रदाय के नेताजी, मैं सीखना चाहती हूँ। उन 3 कूल शब्दों ने उस क्षण यांग लेले के उत्साह को व्यक्त किया। इस संप्रदाय के नेता की तकनीक को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वेनपिंग मुस्कुराए और यांग लेले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत यून लियाओ की व्यक्तिगत जानकारी पर एक नज़र डाली और पाया कि यून लियाओ के पास 4 सितारा प्रतिभा है और उन्हें चेतावनी दी, एल्ड यून, यदि आप अपने स्तर को बढ़ाने के लिए लाइफ सिगार का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो एक सिगार का ज़्यादा असर नहीं होगा। यून लियाओ अचंभित रह गई। वेनपिंग ने समझाया, उनका स्तर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए लाइफ सिगार से रूपांतरण के बाद स्तर की बाधा को पार करना पतले कागज की खिड़की से छेद करने जैसा है।
हालांकि आप पहले से ही शरीर परिष्करण के 13वें स्तर पर हैं, नाड़ी साधना के मार्ग पर हैं, और महत्वपूर्ण सुधार देखने के लिए आपको सैकड़ों सिगार की आवश्यकता हो सकती है। साधना से थक जाने पर अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए या घायल होने पर इसका सेवन करें, क्योंकि यह आपके घावों को भर सकता है। ये दोनों प्रभाव आपके लिए पहले वाले प्रभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या ये ठीक हो सकता है? जब तक आप जीवित हैं, सिद्धांत रूप में लाइव सिगार किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। यह युन लियाओ के पास शब्द नहीं थे, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ था, बस लाइव सिगार को बार बार घूरता रहा, मानो अपनी आंखें उससे सटाकर देख रहा हो। फिर उसने उसे उठाया और ध्यान से सूंघा। वेनपिंग ने अनुमान लगाया कि वह शायद इस लाइव सिगार के बारे में उत्सुक होगा, जिसके इतने सारे प्रभाव हैं। शायद वह सोच रहा होगा कि यह किस चीज़ से बना है जिससे इसकी खुशबू इतनी मनमोहक है। बहरहाल वेनपिंग जानता था कि युन लियाओ उसकी बातों पर विश्वास करता है। बड़े युन, बाद में मेरे साथ पहाड़ से नीचे आइएगा। युन लियाओ ने सिर हिलाया। वेनपिंग ने एक और लाइव सिगार निकाला और झाओ किंग और हुआ ये से कहा, ठीक है, तीसरा सिगार 500 सोने के सिक्के। मैं सिर्फ यही एक बेचूंगा, इसलिए आप दोनों आपस में तय कर लें कि इसे कौन लेना चाहता है। मुझे। हुआ ये ने झट से उसे छीन लिया और मेज पर एक सोने का टिकट छोड़कर भाग गया, लेकिन जल्दबाजी में उसने 10,000 सोने का टिकट गिरा दिया। कैंगवू शहर का पश्चिमी द्वार। दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए कांगवू शहर में दाखिल हुआ, जो देखने में स्थानीय निवासी जैसा नहीं लग रहा था। उसके जूतों के तलवे मोटे थे, कपड़े कुछ गंदे और अस्त व्यस्त थे, और उसका चेहरा बीमार और थका हुआ सा लग रहा था। उसके साथ करीब 20 साल का एक युवक था, जो शहर में लड़खड़ाते हुए चल रहे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मदद कर रहा था। लेकिन अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति लगातार इधर उधर डगमगा रहा था, जिससे युवक के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अंततः कोई और विकल्प न होने पर उसने कहा, सर, मुझे आपको उठाने दीजिए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने असहनीय दर्द को दबाते हुए आंखें सिकुड़ी, सिर हिलाया और लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में फुसफुसाया, नहीं, मेरे शरीर में मौजूद राक्षसी विष किसी भी क्षण मेरे दिमाग पर हमला कर सकता है। अगर मैं तुम्हारे पीछे उन्माद में आ गया तो मैं तुम्हें काट काट कर मार सकता हूँ। उसे डर था कि बहुत जोर से बोलने से जहर का प्रवाह तेज हो जाएगा और उसके द्वारा खुद के लिए बनाई गई अंतिम सुरक्षा रेखा टूट जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। युवक ने फिर से पुकारा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यांग निवास की ओर सहारा देते हुए कहा, महोदय रुकिए, हुआईकोंग यहीं कांगवू शहर में है। उसने वर्षों तक हुआई के राक्षसी स्वभाव को दबाए रखा है, निश्चित रूप से उसके पास कोई उपाय होगा। आशा करो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, शायद वह पहले से ही निराश हो चुका था। यांग परिवार के द्वार पर पहुंचते ही उस युवक ने तुरंत अपनी छाती से एक सोने का टोकन निकाला और रक्षक ने स्वामी द्वारा सम्मानित अतिथियों को दिए गए उस टोकन को देखकर सूचना देने की प्रक्रिया को छोड़ दिया और तुरंत उन दोनों को निवास के भीतर ले गया। क्योंकि यांग जोंगजियान के अनुसार इस टोकन को धारण करने वाले लोग उनके मित्र थे, और यदि ऐसे लोग उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे उनके पास पहुंचा दिया जाना चाहिए। महाराज, आप जल्द ही हुआईकोंग से मिलने वाले हैं, सो मत जाना, सो मत जाना। जैसे ही वे गलियारों से गुजरे, युवक अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर लगातार चिल्लाता रहा, इस डर से कि अगर वह सो गया तो जागने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति हताश प्रतीत हो रहा था, उसकी आवाज़ बेहद धीमी और कमज़ोर थी। उसने कहा, ये बेकार है, चीखते हुए नाग राक्षस का जहर बहुत शक्तिशाली है, एक बूंद भी गहन स्तर के विशेषज्ञ को मार सकती है। हालांकि मैं एक सामान्य गहन स्तर के विशेषज्ञ से कुछ अधिक शक्तिशाली हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग पर हमला करने वाले इस जहर से बच नहीं सकता। महाराज, आपकी मृत्यु नहीं होगी। हुआईकोंग ने नाग राक्षस की प्रकृति को भी दबा दिया था। चीखते नाग राक्षस का जहर तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। हाँ, महोदय, मुझ पर मत हंसिए, मैं औरत नहीं हूँ। अलंग, अगर दानव विष मेरे दिमाग पर हमला करे तो हुआईकोंग से मुझे मरवा देना। मैं अभी शरीर परिष्करण के 13वें स्तर पर ही हूँ, मुझे मारना आसान है। चैप्टर 47। गहन शक्ति शहर में प्रवेश करती है, काओशान संप्रदाय सक्रिय होता है, तीसरी निगरानी, संग्रह की तलाश। ये कहने के बाद उसने भौहें चढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह मृत्यु के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही हवा हल्के से उसके कान को छूकर गुजरी, उसने एक उदास मुस्कान प्रकट की, जो कुछ हद तक अनिच्छुक और असहाय प्रतीत हो रही थी। उन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर नौकर का दिल डर से कांप उठा। गहन क्षेत्र, शरीर परिष्करण की 13वीं परत, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल कांगवू शहर के शिखर पर बैठे लोग ही छू सकते हैं। फिर भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस तरह घायल हो गया। आखिर वह कौन सा सर्प है जो गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ को घायल कर सकता है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अतिथि कक्ष में ठहराने के बाद नौकर ने स्वयं डॉक्टर को बुलाने का जिम्मा उठाया, जबकि वह मालिक को सूचित करने के लिए अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ा।
इस समय यांग जोंगजियान और हुआईकॉन्ग अध्ययन कक्ष में 100 फीनिक्स बिल्डिंग के मामलों पर चर्चा कर रहे थे और सोच रहे थे कि इसके व्यवसाय को और अधिक समृद्ध कैसे बनाया जाए। अचानक एक नौकर के प्रवेश से यांग जोंगजियान का चेहरा पल भर में बर्फीला हो गया। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर प्रवेश करना एक बड़ा अपराध था, विशेषकर जब घुसपैठिया सिर्फ एक नौकर था, तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि ये सुनकर कि एक स्वर्ण टोकन वाला व्यक्ति आया था और बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया था, यांग जोंगजियान ने शिष्टाचार या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की और जल्दी से नौकर के पीछे अतिथि कक्ष में चला गया। हुआईकॉन्ग और यांग जोंगजियान एक साथ अंदर आए और बोले, भाई यूमो। यूमो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मरणासन अवस्था में था और कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। ए लॉन्ग, जो अपना पसीना पोंछ रहा था, ने मानो बादलों के बीच से तारे निकलते देख अपना सिर घुमाया और आश्चर्य और प्रसन्नता से हुआईकॉन्ग की ओर झपटा। वरिष्ठ हुआईकॉन्ग, आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। मेरे स्वामी पर सर्प ने घात लगाकर हमला किया है और राक्षसी विष उनके हृदय पर आक्रमण करने ही वाला है। वे अब और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते और जल्द ही राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कृपया मेरे स्वामी की रक्षा करें। सांप का जहर, हुआईकॉन्ग ने जल्दी से पूछा, क्या ये ईस्ट लेक वाला था? ए लॉन्ग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, मैं और मेरे स्वामी साधना कर रहे थे। किसे पता था कि कुछ छोटे राक्षस हमें परेशान करेंगे। हमारा उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे हम पर हमला करने आ गए और सर्प ने इस मौके का फायदा उठाकर छुपकर हमला किया और अफरा तफरी के बीच मेरे स्वामी को घायल कर दिया। मुझे देखने दो। हुआईकॉन्ग बिस्तर के पास पहुंचा, मरणासन यूमो को ध्यान से देखा और उसकी त्वचा को छुआ। उसकी त्वचा के नीचे ऐसा महसूस हुआ मानो कई कीड़े धीरे धीरे रेंग रहे हों। उसी क्षण हुआईकॉन्ग ने उसके कपड़े फाड़ दिए। कपड़ों के नीचे से झांकने पर 1 फुट लंबा घाव दिखाई दिया, जिससे हुआईकॉन्ग का दिल अचानक घबरा गया। खून और मांस से सने कपड़े को हटाते ही एक काला घाव नजर आया और उसकी नाक में कुछ हलचल सी हुई, जिससे उसमें एक तीखी जलन होने लगी। हुआईकॉन्ग ने उसे छुआ और महसूस किया कि सांप के काटने से लगी चोट ऐसी थी जैसे जलकर राख हो गई हो। घाव 3 इंच गहरा था, जिससे सफ़ेद पसलियां भी दिखाई दे रही थीं। केवल गहन स्तर का व्यक्ति ही अब तक सहन कर सकता था। गहन 13वें स्तर का व्यक्ति तो सर्प के मुंह के नीचे मौके पर ही मर जाता। यूमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बोलते समय उसके होंठ बेहद पीले पड़ गए। भाई हुआई, मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। अगर उस सर्प ने मुझ पर हमला न किया होता तो मुझे निश्चित रूप से इतनी बड़ी शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। 3 साल से अधिक समय में वह सर्प 4 बार उससे पराजित हो चुका था और हर बार वह बुरी तरह घायल होकर भाग निकला था। अब पराजित शत्रु के हाथों लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच चुके यूमो को अपने आप पर बेहद शर्म महसूस हो रही थी। मुस्कुराना अभी भी जरूरी है। हुआईकॉन्ग का चेहरा शांत था, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर उसने अपना हाथ उठाया और यूमो के कंधे पर अलग अलग जगहों पर दबाया। उसने सीलिंग हैंड का इस्तेमाल किया। ये बेकार है। सीलिंग हैंड मेरी नसों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक ही रोक सकता है। 5 घंटे के बाद तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब दानव का जहर मेरे दिल पर हमला करे तो मुझे मार डालना। मैं चाकू नहीं चलाऊंगा। भाई हुआई, मेरी बात सुनो। एक बार जब दानव विष मेरे हृदय पर हमला कर देगा तो मैं यूमो नहीं रहूंगा। मुझे मार देना ही सबकी जान बचाएगा, अन्यथा मेरी शक्ति के साथ आज यांग परिवार निश्चित रूप से खून से लथपथ हो जाएगा और भारी जनहानि होगी। हत्या करना आसान है, लेकिन किसी को आत्महत्या करने के लिए राजी करना मुश्किल है। हुआईकॉन्ग अपने भाई की निराशा को समझता था, लेकिन वह जितना अधिक हताश होता जा रहा था, हुआईकॉन्ग उसे उतनी ही अधिक आशा देना चाहता था। मैं तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, लेट जाओ और बात मत करो। ऐसा कहते हुए भी हुआईकॉन्ग स्वयं जानता था कि यह बहुत मुश्किल था। सर्प के विष की शक्ति पूरी दुनिया में ज्ञात थी। एक कुएं में एक बूंद भी शरीर परिष्करण 13वीं परत के सैकड़ों साधकों को मार सकती थी। यदि वह कोई महाराक्षस न होता तो वह राक्षसी विष को दबाने का कोई तरीका ढूंढ सकता था, लेकिन यदि वह महाराक्षस था तो ये बेहद मुश्किल था। क्योंकि वह एक महान दानव नहीं था, इसलिए एक महान दानव के जहर में निहित दानवीय प्रकृति को दबाने का प्रयास करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। काओ शान संप्रदाय। हुआलियाओ सीधे मुख्य हॉल की ओर बढ़ा, गलियारे से गुजरा और एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचा। वहां वह एक सुनहरे सिंहासन के नीचे घुटने टेककर सामने खड़े काले सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की पूजा करने लगा। हुआलियाओ को घुटने टेकते देख उसने अपनी दाढ़ी सहलाए और ठंडे स्वर में पूछा, यांग हुआ की मृत्यु के बारे में तुम्हें क्या पता चला है? पंत प्रमुख, मुझे पता चला है कि एल्डर यांग हुआ अंतिम बार अमर संप्रदाय में दिखाई दिए थे। वे यू के समय पर्वत पर चढ़ रहे थे, संभवतः अमर संप्रदाय के शिखर को खरीदने के बारे में चर्चा करने के लिए। 1 घंटे के भीतर यांग एल्डर का जीवन जेड टोकन चकनाचूर हो गया। हम और तुम्हें तो बस इतनी बेकार जानकारी मिली। हुआलियाओ सिहर उठा, अपने शरीर को गर्म करने के लिए ची ऊर्जा का संचार किया, जिससे अभी अभी उत्पन्न हुई ठंड दूर हो गई। संप्रदाय प्रमुख का क्रोध वास्तव में भयावह था।
हुआलियाओ ने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन जांच करना मुश्किल है। जियांग युए अमर संप्रदाय की रक्षा करना चाहती है और नगर स्वामी का महल भी, जिससे मैं बेबस हो गई हूँ। कल रात मो यंग चुपके से अंदर आया था, लेकिन किसे पता था कि वह भी खाली हाथ लौटेगा। लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने हैरानी भरा चेहरा बनाया, क्योंकि मो यंग को असफल करने के लिए बहुत कम जगहें थीं, केवल नगर स्वामी का महल ही एकमात्र विकल्प था। एक पतनशील अमर संप्रदाय के पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? हम नगर प्रमुख के लोग इसकी रखवाली कर रहे हैं। हुआलियाओ ने तुरंत जवाब दिया, नगर प्रमुख के महल से नहीं, वहां कोई भी मो यंग को रोक नहीं सकता था। मो यंग ने कहा कि वह अमर संप्रदाय का एक विशेष रक्षक है, असाधारण रूप से शक्तिशाली, जो युनलान पर्वत की तलहटी की रक्षा करता है, जिसकी शक्ति असीमित है। उसके प्रवेश करते ही उस पर नजर रखी जाने लगी। रात में शिकार करने वाला शिकारी, जो किसी और की सतर्क निगाहों के नीचे उजागर हो जाता है, उसी क्षेत्र में अपने समकक्ष से भी नहीं डरता। ये सुनकर लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अचानक अपनी बोलने की गति धीमी कर दी। लेकिन सिर्फ एक शरीर को परिष्कृत करने वाला 13वीं परत का संरक्षक, क्या संप्रदाय के नेता को पहले से ही पता है? अगर यह एक गहन क्षेत्र होता तो वेनपिंग अमर संप्रदाय में दुबकने के बजाय काओशान संप्रदाय पर पहले ही हमला कर चुका होता। संप्रदाय के नेता की उच्च बुद्धिमत्ता। मैंने आज आपको किसी और काम से बुलाया था, इसे अभी के लिए छोड़ दीजिए। किसी और को इसकी जांच के लिए भेजिए और आप ट्रिब्यूटर रोन को यांग जोंगजियान के महल में आने के लिए आमंत्रित कीजिए, वहां कुछ और महत्वपूर्ण काम है। पंत प्रमुख, क्या आप यांग जोंगजियान के साथ गठबंधन करने का इरादा रखते हैं? लेकिन उस व्यक्ति के पीछे हुआईकॉन का हाथ है और वह हमारे नियंत्रण में नहीं आना चाहता। हम जबरदस्ती के तरीके नहीं अपना सकते। मुझे डर है कि ट्रिब्यूटर रोंग भी उसे मना नहीं पाएगा। ये यांग जोंगजियान के बारे में नहीं है। यांग परिवार के एक जासूस ने अभी अभी सूचना दी है कि आज एक गंभीर रूप से घायल गहन क्षेत्र विशेषज्ञ यांग परिवार के निवास पर पहुंचा है। कांगवू शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन सभी असहाय हैं। ट्रिब्यूटर रोंग से इसकी जांच करवाएं। यदि वह गहन क्षेत्र विशेषज्ञ को ठीक कर सकता है तो हमारे काओशान संप्रदाय को एक सहयोगी मिल जाएगा और हम यांग परिवार को अपने साथ जोड़ सकते हैं। पंत प्रमुख रोंग के चिकित्सा कौशल का उपयोग करना चाहते हैं। पंत प्रमुख की उच्च बुद्धिमत्ता को देखते हुए ऐसा करने से 100 संप्रदायों के गठबंधन की जियांग युए द्वारा अमर संप्रदाय को समर्थन जारी रखने का कोई डर नहीं रहेगा। मैं इस पर तुरंत काम शुरू करूंगा। हुआलियाओ तुरंत पीछे हट गई। यांग हुआ की मृत्यु की तुलना में इस गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ से कृपा प्राप्त करना काओशान संप्रदाय के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अगर यह सफल नहीं भी होता है तो भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा क्यों न किया जाए? चैप्टर 48 अंतिम विदाई सुई। कृपया इसे बुकमार्क करें। वेनपिंग नाश्ते के बाद युनलियाओ को पहाड़ से नीचे खींच लाया। इस बार वेनपिंग यांग परिवार से मिलने गया था। सबसे बड़े कपड़े और रेशम व्यापारी होने के नाते वह संप्रदाय की वर्दी का एक नया सेट बनवाना चाहता था। उन्होंने इसके लिए एक नाम भी सोच रखा था, अमर हवा। वस्त्रों का समग्र डिजाइन हल्का होना चाहिए, जिसमें अधिकतर सफेद जालीदार कपड़ा इस्तेमाल किया गया हो, ताकि हवा चलने पर वस्त्रों से एक अलौकिक आभा निकले। संक्षेप में, यह अमर संप्रदाय की विशिष्टता और श्रेष्ठता को उजागर करे। भविष्य में जो भी अमर संप्रदाय के किसी सदस्य को देखेगा, उसे निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा जैसे वह स्वर्ग से उतरा हुआ कोई अमर प्राणी हो। लेकिन जब वह यांग जोंगजियान से मिला तो यांग कुछ चिंतित लग रहा था। वेनपिंग ने अपने विचार व्यक्त किए और सर्वोत्तम सामग्रियों का उल्लेख करते हुए कहा, कुलपति यांग, सिलाई का धागा सोने का होना चाहिए और जाली पर बने पैटर्न चांदी के धागे से, सर्वोत्तम चांदी के रेशम से बने होने चाहिए। यांग जोंगजियान सहमत हो गया, लेकिन यह औपचारिक प्रतीत हुआ। ठीक है संप्रदाय प्रमुख वेन, मैं समझ गया। एल्ड युन, क्या आपको लगता है कि भीतरी कपड़ा शुद्ध कपड़ा होना चाहिए या किसी दानव की खाल? दोनों ठीक हैं। क्या आप अधिक स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं? पंत के मुखिया जी, मुझे इन चीजों में बिल्कुल भी विशेषज्ञता नहीं है। युन लियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए, मानो कह रहा हो कि मुझसे वह मत पूछो जो मुझे समझ नहीं आता। यांग जोंगजियान ने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, चलिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। सियान माउंटेन एंड स्ट्रीम शर्ट में भी कपड़े का इस्तेमाल होता है और यह हल्का है, इसलिए इसका नाम हवा बिल्कुल सही है। संप्रदाय प्रमुख वेन, मैं कुछ दिनों में इसके कुछ नमूने बनवाकर अमर संप्रदाय को भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको परेशान करूंगा, कुल प्रमुख यांग। वेनपिंग थोड़ा हैरान था। कुछ ही शब्दों के बाद यांग जोंगजियान उसे विदा करने के लिए उत्सुक लग रहा था। क्या अमर संप्रदाय के प्रमुख का इतना स्वागत नहीं है? हालांकि यांग जोंगजियान को बार बार बाहर देखते हुए देखकर उसने अनुमान लगाया कि शायद कोई जरूरी बात होगी, अन्यथा वह इस तरह व्यवहार नहीं करता। इस समय वेनपिंग ने सिस्टम से एक सवाल पूछने के बारे में सोचा। सिस्टम, अगर मैं अमर संप्रदाय में एक दर्जी की दुकान बनाऊं और उसे अपग्रेड करूं, तो क्या वह पानी और आग से अप्रभावित कपड़े बना सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, जरूरी नहीं, ये प्राप्त विशेष क्षमता पर निर्भर करता है। फिर भी
वेनपिंग ने फैसला किया कि उसे भविष्य में इसे जरूर आजमाना चाहिए। जैसे ही वेनपिंग विदाई लेने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने किसी को मुख्य हॉल से तेजी से गुजरते देखा। यांग जोंगजियान ने यह देखकर खुशी का भाव देखा और वेनपिंग को विदाई देने ही वाले थे। पंथ के नेता वेन, मैं आज आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। आप आगे बढ़ सकते हैं। कबीले के नेता यांग, तो वह किसी का इंतजार कर रहा था। वेनपिंग ने उस व्यक्ति की पीठ पर नजर डाली और काले और सुनहरे रंग के वस्त्र ने उसे एक जानकारी दी। वह काओशान संप्रदाय का एल्ड लेवल का सदस्य है। इसके तुरंत बाद एक और व्यक्ति पीछे से प्रकट हुआ। वह भी काले और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए था, हवा की तरह चलता हुआ। उसकी निगाहें मशाल की तरह आगे की ओर टिकी हुई थीं और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का पीछा करते हुए यांग निवास के भीतरी आंगन में चला गया। युन लियाओ ने कहा, एक शरीर परिष्करण के 10वें स्तर पर है, दूसरा शरीर परिष्करण के 13वें स्तर पर है। चलो चलते हैं, पीछा करते हैं और देखते हैं। वेनपिंग को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यांग परिवार काओशान संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। यांग जोंगजियान हुआईकॉन का घनिष्ठ मित्र था, जो हालांकि बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन पूर्वी झील में उसकी काफी प्रतिष्ठा थी और गहन क्षेत्र से ऊपर के कई मित्र थे। काओशान संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए यांग परिवार कभी भी उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यहाँ तक कि पूर्वमर संप्रदाय भी यांग परिवार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सका था। जब वेनपिंग और युन लियाओ उनके पीछे पीछे गए तो वेनपिंग एक परिचित पिछवाड़े में पहुंचे, वह जगह जहां वे हुआई ये की मदद करते समय आए थे। इस बार भी सब कुछ वैसा ही लगा। पत्थर के द्वार पर कई नौकर जमा थे, जो चुपके से दूर स्थित कमरे की ओर देख रहे थे। वेनपिंग चुपचाप पीछे पीछे चला गया और जैसे ही वह भीतरी आंगन में कदम रखने वाला था, एक नौकर ने अचानक उसे रोक दिया। संप्रदाय के प्रमुख वेन, गुरुजी ने आज निर्देश दिया है कि भीतरी प्रांगण में केवल चिकित्सक ही प्रवेश कर सकते हैं। ये कहते हुए वह वेनपिंग की फटकार के डर से अपना सिर बार बार अंदर की ओर झुकाए हुए था और झांककर गुरुजी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि गुरुजी उसे देख पाते, वेनपिंग ने अपना उठा हुआ हाथ नीचे दबा दिया। वेनपिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बिना आवाज किए बस एक नज़र डालूंगी। वेनपिंग को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपने स्वामी के निर्देशों का पालन कर रहा था। इतना कहकर वह अंदर चला गया। अगर वह सचमुच अंदर जाना चाहता तो एक मामूली नौकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, चाहे यांग जोंगजियान ने आदेश ही क्यों न दिया हो। भीतरी आंगन में प्रवेश करने के बाद वेनपिंग ने देखा कि काओशान संप्रदाय के 2 लोगों का यांग जोंगजियान द्वारा स्वागत किया जा रहा है और वे एक विंग रूम में प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग विंग रूम के बाहर खड़े थे, उनके चेहरे उदास थे। पिछवाड़े का पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो आसमान काले बादलों से घिरा हो, उदासी छाई हुई थी। दोनों ओर के फूल और पौधे झुके हुए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर दबाव डाल रही हो। वेनपिंग ने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे खिड़की के पास गई और उसके माध्यम से अंदर झांका। उसे अंदर से आ रही आवाजें सुनाई दीं। श्री रोंग, आप आखिरकार आ ही गए। मेरे दोस्त के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, कृपया जल्दी आइए। ये हुआईकॉन की आवाज थी। उसके तुरंत बाद एक आवाज आई जो इतनी गहरी थी मानो उसमें कंकड़ फंस गए हों। पंथ प्रमुख वान ने विशेष रूप से इस वरिष्ठ व्यक्ति को देखने के लिए इस बुजुर्ग को बुलाया है। कुल प्रमुख यांग, निश्चिंत रहें, मुझे देखने दीजिए और समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद एल्डर रोंग। यांग जोंगजियान ने व्यर्थ की बातें न करते हुए एक तरफ हट गए। खिड़की के बाहर खड़ी वेनपिंग असमंजस में दिख रही थी। रोंग, क्या ये वही एल्डर रोंग हैं? वेनपिंग को तुरंत उसकी याद आ गई। एक समय कैंगवू शहर के एक दिव्य चिकित्सक जो चमत्कारी उपचार के लिए प्रसिद्ध थे, कैंगवू शहर में काफी प्रतिष्ठित थे। चाहे कितनी भी कठिन या जटिल बीमारी हो, वे उसका इलाज कर सकते थे। लेकिन 3 साल पहले उन्होंने अचानक अपना क्लिनिक बंद कर दिया और बाद में यह अफवाह फैली कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों का आनंद लेने के लिए घर लौट गए हैं। 3 साल बीत चुके थे और वेनपिंग ये देखकर हैरान रह गया कि उसने कांगवू शहर छोड़ा ही नहीं था, बल्कि चुपके से काओशान संप्रदाय में शामिल हो गया था और उनके लोगों की सेवा कर रहा था। उसने काले और सुनहरे रंग का चोला भी पहन लिया था और काओशान संप्रदाय का अभिन्न अंग बन गया था। इसी क्षण वेनपिंग ने देखा कि एल्डर रोंग कमरे के अंदर एक ढह चुके लकड़ी के बक्से से कपड़े का एक बंडल निकाल रहे हैं। कपड़े का बंडल मुट्ठी के आकार का था और जब उसे खोला गया तो उसमें अलग अलग मोटाई की कई सुइयां घनी तरह से भरी हुई दिखाई दी। एल्डर रोंग ने मुट्ठी भर कपड़े उठाए और किसी खुरदरी आवाज में बोले, अगर यह चीखते हुए नाग दानव का जहर है तो मेरी फैंगलोंग सुई इसे दबा देगी। कृपया इस बुजुर्ग के सारे कपड़े उतारने में मेरी मदद करें। आहलोंग। हुआईकॉन ने तुरंत पास खड़े आहलोंग को बुलाया। आहलोंग ने जरा भी संकोच नहीं किया, तेजी से आगे बढ़कर यूमो की कमीज और पैंट उतार दी, फिर जल्दी से पीछे हट गया। आगे पीछे करने में केवल 10 सांसें लगीं। इस समय सोने के समान कीमती था। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत जाता। वे जरा सा भी समय बर्बाद करने का जोखिम कैसे उठा सकते थे? एल्डर रोंग ने एक चांदी की सुई पकड़ी और उसे सीने में चुभो दिया।
एक और प्रयास में पेट में 10 सुइयां डाली गईं, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, फैंगलोंग नीडल, मुझे लगता है यह मौत की सुई है। चैप्टर 49, इसे बाहर निकालो और देखो। सिफारिश टिकटों का अनुरोध। केबिन एकदम शांत था, मानो पानी स्थिर हो, इतना शांत कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। बाहर से आती आवाजें धीमी थीं, मानो कानों के बिल्कुल पास से आ रही हों। अगर शब्द न होते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन बोलते ही फैंगलोंग सुई कौशल का अपमान करना, काओशान संप्रदाय के लोग इसे कैसे सहन कर सकते थे, खासकर एल्डर रोंग और हुआ लियाओ जो उनके साथ आए थे। फैंगलोंग सुई द्वारा अपमानित महसूस करते हुए एल्डर रोंग ने ठंडे स्वर में कहा, कौन बकवास कर रहा है, हुआ लियाओ, जाओ उसकी जीभ काट दो। मौत को दावत देना। हुआ लियाओ ने तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए अपना सिर आवाज के स्रोत की ओर घुमाया, खिड़की की दरार से बाहर खड़े व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ा दी और हाथ उठाकर उनकी ओर ऊर्जा का एक विस्फोट किया। यांग जोंगजियान उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरार, जहां वेनपिंग अभी खड़ा था, वहां अचानक मुट्ठी के आकार का एक छेद दिखाई दिया। ऊर्जा का विस्फोट खिड़की को भेदता हुआ अंदर घुस गया और रुका नहीं, बल्कि बाहर पेड़ के तने पर जा गिरा और उस पेड़ को छेद दिया जो एक व्यक्ति के सिर जितना मोटा था। एक बिंदु की शक्ति कितनी भयावह! अगर यह किसी मानव शरीर को लगता तो निश्चित रूप से यह एक भेदी घाव होता, यहां तक कि सबसे कुशल चिकित्सक भी शायद बेबस हो जाता। इस तरह का व्यंग्य करने के बाद हुआ लियाओ सीधे आगे बढ़कर उसका पीछा करने लगा। उसकी मुट्ठियां पहले से ही भींची हुई थीं। वह इस बकवास करने वाले को जान से मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसी क्षण यांग जोंगजियान ने अचानक उसे रोक दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। एल्ड हुआ, यहाँ पूर्ण शांति की आवश्यकता है। हुआ लियाओ को रोकते हुए यांग जोंगजियान ने खिड़की के बाहर खड़े वेनपिंग से कुछ हद तक असहाय होकर कहा, संप्रदाय प्रमुख वेन, चूंकि आप यहाँ हैं और बोल चुके हैं, तो सीधे अंदर आकर देख लीजिए। वह जानता था कि शत्रुओं से अतिरिक्त ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वेनपिंग अभी भी एक युवा व्यक्ति था, इसलिए अपने शब्दों को रोक न पाना स्वाभाविक था। कमरे में हो रही हलचल को देखकर खिड़की के बाहर खड़ी वेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे बहुत बुरा लगा। स्पष्टतः ये वाक्यांश सिस्टम द्वारा कहा गया था, उसने केवल इसलिए दोहराया क्योंकि वह इससे सहमत था। फैंगलोंग सुई, मुझे लगता है यह एक अंत्येष्टि सुई की तरह है, यही वह वाक्यांश है जो मुझे पसंद आया। वास्तव में वह यही कहना चाहता था। अंदर आ जाओ। बेबसी में वेनपिंग केवल कमरे में कदम रख सकी। यांग जोंगजियान ने एक लकड़ी का स्टूल भी आगे बढ़ाया और चुप रहने का इशारा करते हुए वेनपिंग को बैठने और देखने का संकेत दिया। हालांकि उन्हें यह भी लगा कि वेनपिंग का पहले शोर मचाना कुछ हद तक अनुचित था, लेकिन ऐसे समय में उसे दोष देने में कौन समय बर्बाद करेगा। केवल हुआ लियाओ ने वेनपिंग को कमरे में बैठे देखकर पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया, फिर उसकी जगह शीतलता ने ले ली। 1 साल के भीतर वेनपिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी और वह काफी मजबूत हो गया था। हालांकि उसकी पहचान में एक अजीबोगरीब बदलाव आ गया था। 2 सितारा संप्रदाय के युवा नेता से वह एक घुमंतु संप्रदाय का छोटा नेता बन गया था। अब अचानक यहाँ प्रकट होना उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए ही होना चाहिए। उसे यहाँ रहने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसे ही वह वेनपिंग को भगाने के लिए यांग जोंगजियान से बात करने ही वाला था, वेनपिंग ने फिर कहा, कुलपति यांग, क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम, यांग जोंगजियान ने जवाब दिया। वह क्रोधित नहीं हुए क्योंकि वेनपिंग ने अंतिम वाक्य बोलते समय अपनी आवाज़ काफ़ी धीमी कर दी थी। वेनपिंग ने अचानक ज्ञानोदय का नाटक करते हुए एल्डर रोंग से कहा, मुझे लगा कि एल्डर रोंग किसी की हत्या कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं सुई लगाने वाले चिकित्सक से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, क्या आप एक सुई निकालकर देखना चाहेंगे? सभी जहरों को सुई से नहीं निकाला जा सकता। उसके बगल में खड़ी हुआ लियाओ ने यह सुना और तुरंत ठंडे स्वर में बोली, वेनपिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? मैं बस इस बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं। अगर तुम इसी तरह सुई चुभते रहोगे तो इसका कोई अंत नहीं। किसी व्यक्ति का लोक स्तर वास्तव में कई चीजों को सीमित करता है, जैसे ज्ञान और क्षमता। एल्डर रोंग एक दिव्य चिकित्सक हैं, हाँ, लेकिन केवल साधारण लोगों के बीच वे गहन लोक स्तर की चोटों का इलाज नहीं कर सकते। इस बयान से उसके बगल में बैठा हुआ इकॉन थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वेनपिंग वास्तव में यूमो के दायरे को समझ गया था और मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का वाकई में ऐसा नहीं है जो बड़ी तस्वीर को न देख सके। उसने पहले जो शब्द कहे थे उनके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, हुआ लियाओ गुस्से से चिल्लाया। तभी हुआइकॉन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, पंत प्रमुख वेन, आपके पास क्या अंतर्दृष्टि है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वेनपिंग ने आत्मविश्वास से कहना शुरू किया, फिर यूमो के व्यक्तिगत जानकारी टैब से अपनी नज़र हटाकर आगे कहा, ये वरिष्ठ व्यक्ति रिंग सर्प के दानव विष से प्रभावित है ना? ये सुनकर हुआ लियाओ को मन ही मन महसूस हुआ कि हालात बिगड़ रहे हैं। वेनपिंग सचमुच यहाँ उपद्रव मचाने और यह पता लगाने के लिए आई थी कि यूमो किस जहर से पीड़ित है।
वेनपिंग, अब यहाँ चुप रहना जरूरी है। अगर तुमने एल्डररोन की उकसाहट में बाधा डाली तो अमर संप्रदाय का विनाश भी एक गहन क्षेत्र के पतन की भरपाई नहीं कर पाएगा। वेनपिंग ने हुआ लियाओ की ओर देखा और बोलने पर जोर दिया क्योंकि उसे बोलने की अनुमति नहीं थी। फिर उन्होंने बड़े रोन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा जो अभी भी सुई लगा रहे थे और कहा, चाहे मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, बड़े रोन बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने दशकों तक चिकित्सा का अभ्यास किया है, उन्हें पता होना चाहिए कि सुई पहले ही टूट चुकी है ना? वह मूर्ख नहीं था। अब तक अनुमान लगाने के बाद वह वास्तव में काओशान संप्रदाय के इस दौरे के उद्देश्य को नहीं जानता था। क्या वे सचमुच इतने दयालु हो सकते हैं कि लोगों की जान बचा लें? नहीं, वे बस एक गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार सफल हो जाने पर एक गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ के संरक्षण में आसपास के कई शहरों पर प्रभुत्व स्थापित करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि असफल रहे तो प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ की मृत्यु हो जाती है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता है। एल्डररोन ने कठोर स्वर में डांटते हुए कहा, युवक, बकवास कर रहे हो। कुल प्रमुख यांग, कृपया किसी और को भेजें। अगर मेरा ध्यान भटक गया और सुई लगाने में कोई गलती हो गई तो इस वरिष्ठ व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह यांग जोंगजियान ये तय करने में हिचकिचा रहा था कि किसकी बात सुने, क्योंकि वेनपिंग की बात तर्कसंगत थी और एल्डररोन की बात भी काफी तर्कसंगत थी। इसी क्षण दानव शेफ हुआइकॉन्ग ने फिर कहा, एल्डररोन, कृपया एक सुई निकालें और एक नज़र डालें। हुआ लियाओ को पता नहीं था कि वेनपिंग की बात सच है या झूठ, लेकिन उसने तुरंत अपनी बात रखी और वेनपिंग को इतनी आसानी से अपना लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया। वरिष्ठ हुआइकॉन्ग, क्या आप सचमुच इस बच्चे की बातों पर विश्वास करते हैं? इसने बचपन से कभी चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया है, इसे चिकित्सा कला के बारे में क्या पता होगा? हुआइकॉन्ग ने उत्तर दिया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना निर्णय है। एल्डररोन, कृपया सुई निकाल लीजिए, एक ही काफी है। एल्डररोन ने कहा, सुई निकालने के बाद मेरी मार्गदर्शन विधि त्रुटिपूर्ण हो जाएगी और यदि राक्षसी विष फिर से उभरता है तो ये बाढ़ के द्वार खोलने जैसा होगा जो संभावित रूप से अनियंत्रित हो जाएगा और बचाव से परे हो जाएगा। वेनपिंग ने कहा, बस इसे थोड़ा सा बाहर खींच लो, इतना काफी होगा। टकराना। हुआ लियाओ ने मेज पर हाथ पटका और चुप रहने की बजाय फिर कभी चुप नहीं रही, जबकि उसने पहले कहा था कि यहाँ चुप रहना जरूरी है। वेनपिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हारा अमर संप्रदाय है? एल्डररोन तो दयालुता से लोगों की जान बचा रहे हैं, कोई शुल्क भी नहीं ले रहे, और तुम फिर भी बकवास कर रहे हो, गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हो। आज मैं तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये शब्द कहते ही हुआ लियाओ ने तुरंत एक मुक्का मार दिया। शरीर परिष्करण की 13वीं परत शरीर परिष्करण की 13वीं परत है। गति इतनी तेज थी कि किसी के लिए भी समय पर प्रतिक्रिया करना संभव नहीं था। जब सभी ने हुआ लियाओ की ओर देखा तो वेनपिंग केबिन में नहीं थी। चैप्टर 50, बहुत धीमा, कृपया पसंदीदा में जोड़ें अनुशंसित टिकट। बेशक वेनपिंग स्वयं बगल वाले कमरे से बाहर नहीं आया था, न ही उसे बाहर से बुलाया गया था। इसके बजाय हुआइकॉन्ग ने सीधे उसे घूंसा मारकर गिरा दिया। कुर्सी चकनाचूर हो गई और फर्श पर 2 छोटे निशान इसके सबसे अच्छे सबूत के रूप में दिखाई दिए। अज्ञानी मूर्ख। मुक्का मारने के बाद हुआइकॉन्ग रुकने के मूड में नहीं था। वह दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ा, उसकी मुट्ठियां हवा में लहरा रही थीं। हुआइकॉन्ग विधि प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर हैं, जो काओशान संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने शरीर परिष्करण के 13वें स्तर में 10 वर्षों से अधिक समय व्यतीत किया है, जहां उन्होंने 10 मार्शल आर्टों में महारत हासिल की है और सभी को उच्चतम स्तर तक विकसित किया है। पहले तो वह मुक्का महज एक सामान्य हरकत थी, लेकिन अब जैसे जैसे वह पीछा करता गया, उसके कदम चरम स्तर की फुर्ती में बदल गए। पलक झपकते ही वह वेनपिंग के पास पहुंच गया और तुरंत उसके उस हाथ को पकड़ लिया जो अभी अभी स्थिर हुआ था। बगल वाले कमरे में बैठे लोगों के चेहरे थोड़े बिगड़ गए। इस समय लड़ाई करना बिल्कुल अनुचित था, लेकिन वे सब जानते थे कि वेनपिंग ने काओशान संप्रदाय के हुआइकॉन्ग को हद से ज्यादा परेशान कर दिया था। क्योंकि यूमो मौत के करीब थी और उसका इलाज चल रहा था, इसलिए उन्होंने लड़ाई में दखल नहीं दिया। जब तक कि मामला अंदरूनी तौर पर न बढ़े तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर वेनपिंग की बात करें तो जैसे ही हुआइकॉन्ग ने उसका एक हाथ पकड़ा, उसने तुरंत एक पैर उठाया और हुआइकॉन्ग की ओर लात मारी। टकराना। हालांकि लात मारने से हुआइकॉन्ग टस से मज नहीं हुआ, लेकिन इससे उसने वेनपिंग की बांह जरूर छोड़ दी। इसके बाद वेनपिंग तेजी से कुछ कदम पीछे हटकर युन लियाओ के पास पहुंचा और संदेश दिया, एल्दहुआ, 13वीं परत के शरीर परिष्करण के साथ मुझ पर छुपकर हमला करना, आप वाकई प्रभावशाली हैं। युन लियाओ, मेरी मदद करो उसे अपन करने में। समझा। युन लियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उनका चेहरा किसी विद्वान की तरह था जिसमें अब एक तीव्र गति झलक रही थी। शायद जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो बाहरी दिखावट के कारण दूसरे इसे देख नहीं पाते, लेकिन हत्या करने के बाद आंखें बदल जाती हैं, और जिन्होंने कई लोगों की हत्या की है उनकी आंखें और भी अधिक विशिष्ट हो जाती हैं।
अब ये युन लियाओ है, बेशक उसकी आंखों में हत्यारे जैसी क्रूरता और तीक्ष्णता नहीं है, बल्कि उनमें एक जोश झलकता है। आइए, एल्द हुआ, तो आप अमर संप्रदाय के संरक्षक हैं, शरीर परिष्करण के 13वें स्तर के। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेनपिंग ने यांग के निवास पर आने का साहस किया। अभिभावक युन लियाओ हुआईकॉन की बातें नहीं समझ पाया, पर उसने पूछा भी नहीं। उसने अपने मुक्कों से यह संदेश देने की योजना बनाई कि यहाँ, चाहे काओशान संप्रदाय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें छुपकर रहना होगा। अमर संप्रदाय का अपमान नहीं किया जा सकता। जेंटल ब्रीज सटेप एडवांस्ड। पलक झपकते ही वह हुआईकॉन के चेहरे तक पहुंच गया और उसे जोरदार लात मारी, फिर उछलकर 360 डिग्री घूमकर एक और लात मारी। हुआईकॉन ने बस अपने हाथों से खुद को संभाला। ये देखकर हुआईकॉन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अचानक रुक गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हुआईकॉन के शरीर का आधा हिस्सा अभी भी जमीन में धंसा हुआ था, जो 1 इंच मोटी नीले पत्थर की पटिया को छेदता हुआ था। ये बेहद भयावह था। युन लियाओ ने तुरंत ऊर्जा एकत्रित की, अपने जूते की नोक को घेर लिया और उसे हुआईकॉन की छाती की ओर निशाना बनाते हुए लापरवाही से कहा, क्या एक काओशान संप्रदाय के एक वरिष्ठ की शक्ति है? यदि ऐसा है तो मैं वास्तव में निराश हूं। टकराना। हुआईकॉन ने युन लियाओ की लात को अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पर रोक लिया, फिर भी उस जबरदस्त बल से वह कांप उठा। उसके मुंह में गर्माहट की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके कोने से तुरंत खून रिसने लगा। हुआईकॉन ने अपने दाहिने अंगूठे से उसे पोंछा। उसके चेहरे पर क्रोध पहले से कहीं अधिक बढ़ गया और वह चिल्लाया, मैं पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम इतने निर्भीक हो, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। एप थंडर रन। उनके जीवनकाल की मार्शल आर्ट, जो वेन टेक्निक के सबसे करीब है, 5 साल पहले अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगर उसके पास कोई गुप्त शक्ति थी तो वह यही मार्शल आर्ट थी। सक्रिय होने पर ये बंदर की तरह फुर्तीली होती है, फिर भी इसकी शक्ति एक विशालकाय वानर के समान विशाल हो सकती है, दोनों का मिश्रण हो सकती है। इससे इन वर्षों के लिए कानून प्रवर्तन हॉल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में उनका पद सुरक्षित हो गया। टकराना। हुआईकॉन अचानक भड़क उठा, फिर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन सिर के बल नहीं, बल्कि अपने पैरों के बल। उसकी गति इतनी तेज थी कि देखने वालों को केवल एक काली छाया के रूप में हवा का झोंका महसूस हुआ, जो यांग हुआ के भागने के दिन की गति से भी तेज थी। लेकिन जैसे ही लात बाहर की ओर आए, युन लियाओ ने चकमा देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिया। हालांकि थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए भी, हुआईकॉन की चाल में एक आकस्मिक योजना थी, जो कि एक स्वीप के लिए तत्काल हवाई रोटेशन थी, जिससे हवा में ही उसके शरीर की गति की दिशा बदल गई, मानो हवा में ही कोई स्टेपिंग बोर्ड हो। पैरों की लपटें पवनचक्कियों की तरह किनारे पर छिपी युन लियाओ की ओर तेजी से बढ़ीं। मेरे लिए लेट जाओ। टकराना। धूल उड़ने लगी। इसके बाद हुआईकॉन ने खुद को संभाला और 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए हुए कहा, इतनी शक्ति के साथ मुझे कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई? सच में एक बाघ के सामने नवजात बछड़े की तरह निर्भीक। इसी क्षण हवा चली और धूल को बिखेर दिया। जमीन पर 1 मीटर चौड़ा गड्ढा उभर आया, जो संभवतः हुआईकॉन के हाल ही में हुए पैर के टकराने का परिणाम था। मिट्टी को ढकने वाली नीले पत्थर की पटियाएं जमीन पर टाइलों की तरह बिखर गईं। फिर भी युन लियाओ गड्ढे के किनारे सुरक्षित खड़ा था। क्या इसे ही गति कहते हो? युन लियाओ हंस पड़ा। हुआईकॉन की गति लेजर किरण के सामने फीकी पड़ जाती है, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भी वह उससे बच सकता था। असंभव, आपकी गति बहुत धीमी है। टकराना। हुआईकॉन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अंधेरा छा गया। युन लियाओ उसके सामने प्रकट हो गई, आमने सामने, उसे घूरते हुए। आप। हुआईकॉन के शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि उसके पेट पर 4 या 5, शायद 7 या 8 मुके पड़े, जो इतनी तेजी से पड़े कि गिनना संभव नहीं था। बहुत तेज। शरीर परिष्करण की 13वीं परत की गति को पार करना। हुआईकॉन ने ये गति केवल अपने संप्रदाय के नेता में ही देखी थी, इसके अलावा कहीं और नहीं। क्या उसके सामने वाला व्यक्ति अजेय स्तर 13वीं परत के क्षेत्र में हो सकता है? खांसी खांसी। एक पैर पर घुटने टेककर हुआईकॉन ने 2 बार जोर से खांसा और दर्द सहते हुए फिर से खड़ा हो गया। लेकिन अब उसके मन में लड़ाई जारी रखने का विचार नहीं था, बल्कि भागने का विचार था। वह युन लियाओ के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसकी गति और शक्ति स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक थी। लड़ाई जारी रखना संभवतः यही उसकी हार का कारण बन सकता था। वह निश्चित रूप से मरेगा नहीं, लेकिन उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, जबकि यह आदमी उसे पीछे छोड़ते हुए अमर संप्रदाय को फिर से सबके सामने लाएगा। टकराना। अचानक हुआईकॉन ने कुछ जमीन पर फेंका, एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वह पिछवाड़े में गायब हो गया। जमीन पर 5 शब्द छोड़कर, पहाड़ और पानी हमेशा मिलेंगे, बिना लड़ाई के भाग जाओ कायर। युन लियाओ ने उसका पीछा नहीं किया, बस उदासीनता से बुदबुदाया, लड़ाई के बाद दिखावा करना बंद करो। चलो, हम उस बूढ़े बेशर्म आदमी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। वेनपिंग मुड़ी और बगल वाले कमरे में चली गई। यांग जोंगजियान और अन्य लोगों ने तुरंत उधर देखा। दोनों को सुरक्षित पाकर उनकी निगाहें दोनों की पीठ पर टिक गईं।
हुआईकोंग ने पूछा, क्या आपका काम हो गया? वेनपिंग ने बेबसी से हंसते हुए कहा, माफ़ कीजिए एल्डर डेमन शेफ, मुझसे लड़ने पर उन्होंने ही जोर दिया था। एल्डर हुआ कहाँ हैं? भागा, 2 घूंट खून खांसा और गायब हो गया। वेनपिंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसकी निगाहें एल्डर रोन की ओर टिकी थीं जो अभी भी एक्यूपंक्चर कर रहे थे। सुइयां लगातार बढ़ती जा रही थीं, मानो और अधिक होती जा रही हों। हालांकि वेनपिंग का जवाब बेपरवाह था, लेकिन यांग जोंगजियान के लिए यह बिजली की तरह गूंजा। हुआईकोंग कौन है? विधि प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर, काओशान संप्रदाय में दूसरे स्थान पर। न सिर्फ यहाँ पराजित हुए बल्कि घबराकर भाग भी गए। आखिर एल्डर यून कौन हैं, जिनके पास इतनी जबरदस्त ताकत है? अमर संप्रदाय के पतन से पहले क्या उनके पास निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली 2 वरिष्ठ थे? ऐसा लगता है कि अमर संप्रदाय का उदय अपरिहार्य है। हालांकि काओशान संप्रदाय इसका लाभ उठाकर भी कांगू शहर पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। इसी क्षण वेनपिंग एल्डर रोन के पास गया और लापरवाही से बोला, बूढ़े आदमी, आपका समर्थन हाथ से निकल गया है। आप शरीर परिष्करण की 5वीं परत के हैं। क्या आप वाकई दिखावा करते रहना चाहते हैं? वह जैसा है वैसा ही है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं अंत तक बचाकर रखूंगा। अगर अब भी नाटक कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि स्क्रीमिंग स्नैक क्या है ना? मैं आपको क्यों बताऊं? तुम्हें सचमुच नहीं पता, वरना तुम चांदी की सुइयां इस्तेमाल क्यों करते? चीखते हुए नाग दानव का जहर बहुत ही संक्षारक होता है, राक्षसी प्रकृति का होता है, जो किसी भी साधारण वस्तु को नष्ट कर सकता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब कुछ इसके जहर की एक बूंद से नष्ट हो सकता है। तुम्हें ये बात पता नहीं थी, है ना? बकवास। बड़े हुआईकोंग, आप क्या सोचते हैं? वेनपिंग ने अचानक हुआईकोंग की ओर देखा, फिर कुछ कदम पीछे हट गया। हुआईकोंग ने तुरंत सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए एक चांदी की सुई उठाई, यूमो के पास गया और फिर उसे उसकी बाह में डाल दिया। एल्डर रोन उसे रोकने में असफल रहे। चांदी की सुई शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो शरीर में प्रवेश करने वाला हिस्सा गायब हो गया, मानो किसी चीज़ ने उसे काट लिया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।